धीरे धीरे आस पड़ोस के लोग सिंह मेशन के गार्डन में इकट्ठा हो गए होली खेलने के लिए, क्योंकि नीरज जी ने सभी को इनविटेशन दिया था। निशा और मिशा अभी भी भूत बनकर हाल में खड़ी थी। मजे की बात यह थी कि किसी ने भी उन पर ध्यान नहीं दिया। जो भी आता उन्हें इग्नोर करके चला जाता। सोना, परी, कायरा, विनी, रानी, श्री और खुशी गार्डन में खड़ी होकर बॉयज का इंतजार कर रही थी। उन सभी के हाथ में एक लाठी थी। रानी को बहुत ही ज्यादा घबराहट हो रही थी। उसने आज तक कभी भी किसी को मारा तक नहीं था और आज उसे खुद के बैंड को ही पीटना था। वह अपनी घबराई नजरों से इधर उधर देखते हुए मन में बोली, राज जी प्लीज यहाँ मत आना वरना बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। पर शायद भगवान भी आज उस पर मेहरबान नहीं थे, इसीलिए तो उसके यह कहते ही राज और बाकी सब बॉयज गार्डन की तरफ आते हुए दिखे। सभी बॉयज ने व्हाइट कलर का कुर्ता और ब्लैक जीन्स पहनी हुई थी। इन सबसे अलग मानव ने स्काई ब्लू कलर का कुर्ता और व्हाइट पजामा पहना हुआ था। सभी गर्ल्स गैंग ने व्हाइट कलर का लहंगा पहना हुआ था सिवाय लिटिल अवनी के। लिटिल अवनी ने मानव के मैचिंग का ही स्काई ब्लू कलर का लहंगा और व्हाइट दुपट्टा पहना हुआ था। उसने अपने खुले छोड़ दिए थे और 2 बटरफ्लाई अपने बालों में लगाई हुई थी, कानों में झुमके। वो बहुत ही प्यारी और क्यूट लग रही थी। उसकी हेयर स्टाइल मानव ने ही बनाई थी। आदि ने व्हाइट कलर का शर्ट और हाफ पैंट पहना हुआ था। नीरज जी और नीता जी ने लाइट पिंक कलर के कपड़े पहने हुए थे। मानव गार्डन में आते ही इधर उधर देखने लगा। जब उसने सभी गर्ल्स के हाथ में डंडा देखा तो उसे कुछ बुरा होने का अंदाजा लगा। सभी लड़कों को देखते हुए वो धीरे से बोला, लगता यहाँ होली नहीं कुछ और होने वाला है। बच के रहना पड़ेगा। सबसे पहले तो बेबी को ढूंढना पड़ेगा वरना क्या पता वो कुछ ऐसा कर दे जो मेरे लिए बुरा हो। इतना कहकर वो लिटिल अवनी को ढूंढने लगा। वही सभी बॉयज की नज़र जब अपनी अपनी बीवियों पर पड़ी तो उनकी आंखें छोटी हो गई। कुणाल कायरा को अजीब नज़रों से देखते हुए कंफ्यूज होकर बोला, ये पागल लड़कियों को क्या हुआ, लाठी लेकर क्यों खड़ी है। विनय ने अपना कंधा उचकाकर जवाब दिया, पता नहीं चलकर देखना पड़ेगा। अभी और राज को तो पहले से ही नेगेटिव वाइब आ रही थी। दोनों में से कोई अपनी जगह से नहीं हिला। उन्होंने सभी को देखते हुए कहा, तुम लोग जाकर पूछ लो, तब तक हम यहीं पर है। ओके। उसकी बात मानकर अर्जुन, कुणाल, विनय, आरव, वीर, जहां सभी लड़कियां खड़ी थी वहां जाने लगे। वह सब अपनी अपनी वाली के सामने खड़े हो गए। जैसे ही उन्होंने कुछ बोलने के लिए मुंह खोला तभी उन पर लड़कियों ने लाठियों की बरसात कर दी। खुशी आरव के पैर पर मरते हुए बोली, हैप्पी होली सैया, आप तो आयरन मैन हो, आपको कहाँ लगेगी। उसकी बात सुनकर आरव उसकी मार से खुद को बचाते हुए बोला, ये कौन सा तरीका है विश करने का। अरे कोई बचाओ, बॉस आप कहाँ है, मुझे आपकी याद आ रही है। मैं कोई आयरन मैन नहीं हूँ। श्री वीर के बैक पर मार के खुश होते हुए बोली, हैप्पी होली वीर, होली एंजॉय करो। वीर चिल्लाते हुए बोला, पागल लड़की ये क्या कर रही हो, ऐसे कौन एंजॉय करता है। सोना अर्जुन को डंडे से मारते हुए बोली, कितना मजा आ रहा है लाठी मार होली खेलने में, और मारो गर्ल्स, जब तक है जान मारते रहो। सोना के ये बोलते ही विनी ने विनय को जोर से लाठी मारी। विनय दर्द से पते हुए बोला, पागल लड़की छोड़ो मुझे, कहीं सुबह कुछ गलत तो नहीं खा लिया था। कायरा ने तो कुणाल को खूब पीटा। बेचारा कुणाल लंगड़ाते हुए चल रहा था। कुणाल लंगड़ा कर भागते हुए चिल्लाया, अरे कोई तो बचाओ पागलों से। हाय मेरा खूबसूरत चेहरा। परी और रानी ने देखा अभी और राज उनके पास नहीं आ रहे हैं तो वह दोनों उदास होकर अपनी जगह पर खड़ी हो गई। परी अपने कमर पर हाथ रखकर नाक फुलाकर बोली, अभी के बच्चे तुम्हें क्या लगता है तुम वहां खड़े रहोगे तो बच जाओगे, बिल्कुल नहीं। इतना कहकर वह अभी की तरफ भागी। रानी ने जब परी की हरकत देखी तो वह भी राज के पीछे लाठी लेकर भागने लगी। वही लिटिल अवनी जो ढेर सारी मिठाई लेकर टेबल के नीचे बैठकर खा रही थी, जब उसने चिल्लाने की आवाज सुनी तो उसने पर्दा उठाकर देखा तो उसकी सभी भाभियां उसके भाइयों को मार रही थी। यह देख अचानक उसकी नज़र मानव पर पड़ी जो शायद उसी को ही ढूंढ रहा था। यह देख लिटिल की आंखें चमकने लगी। लिटिल अवनी टेबल से बाहर निकली और लाठी ढूंढने लगी। जब उसको डंडा मिला तो वो मानव के पीछे खड़ी हो गई और शैतानी हंसने लगी। मानव को अचानक एहसास हुआ कोई उसके पीछे खड़ा है। मानव जैसे ही पलटने वाला था उससे पहले ही लिटिल अवनी ने उस पर लाठी के बरसात कर दी। मानव ने जब देखा उसकी लिटिल वाइफ उसे लाठी से पीटा ली तो उसकी आंखें छोटी हो गई, मगर वह बोला कुछ नहीं। वह अपने हाथ बांधकर खड़ा हो गया और इंतजार करने लगा, अब लिटिल अवनी थक कर रुकेगी। लिटिल अवनी ने जब जी भर के मानव को पीट लिया तो उसने डंडा एक तरफ फेंका और मानव को गले लगाकर बोली, हब्बी आप क्यों नहीं भाई लोग की तरह शोर मचा रहे हैं, आप चुप क्यों हो, चिल्लाओ। मानव उसे ठीक से खड़ा करते हुए बोला, बस हो गई होली या अभी भी कुछ बचा है।
बोलो, और हाँ, तुम्हारे इस लाठी में इतना दम नहीं कि मानव को दर्द पहुंचा सके। लिटिल अवनी का मुंह बन गया। अचानक ही उसकी आंखें चमकने लगी। उसने देखा मानव के पीछे बड़ा सा टब रखा है जिसमें ढेर सारा रंग है। मानव कुछ समझ पाता उससे पहले ही उसने मानव को धक्का देकर गिरा दिया। तपाक की आवाज के साथ मानव टब में भरे पानी में गिरा। अवनी उछलते हुए बोली, मजा आ गया, हुर्रे। इतना कहकर वह भाग गई क्योंकि मानव उसे गुस्से से देख रहा था। मानव कुछ यादा रंग खेलना नहीं पसंद था। मेजर लिटिल अवनी ने उसे टब ने भरे रंग में फेंक दिया था। मानव पूरा रंग से भीग चुका था। मानव टब से निकला और लिटिल अवनी को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागा। रुको, भागो नहीं, रुको जल्दी, आज मैं बताता हूँ होली कैसे खेलते हैं। इतना कहकर वह रंग लेकर लिटिल अवनी के पीछे भागने लगा। लिटिल अवनी अचानक अपनी जगह पर रुक गई और रोनी सूरत बनाकर मानव से बोली, हब्बी, पेट में दर्द हो रहा है। लिटिल अवनी के चेहरे पर दर्द भरे एक्सप्रेशन देखकर मानव भूल गया कि उसे रंग लगाना है। उसने रंग फेंका और लिटिल अवनी के पास आकर घबराते हुए बोला, क्या हुआ है बेबी, बोलो, कहाँ दर्द हो रहा। लिटिल अवनी ने अपने हाथ फैलाकर उसे गोद में उठाने का इशारा करते हुए कहा, आह हब्बी, दर्द हो रहा है, रूम में चलो। मानव ने उसे गोद में उठा लिया और रूम की तरफ चला गया। उसने लिटिल अवनी को बैर पर बैठाया और पानी का ग्लास देते हुए बोला, हम डॉक्टर के पास चले जान। लिटिल अवनी अपने नजरें चुराकर इधर उधर देखने लगी क्योंकि वह रंग से बचने के लिए मानव से झूठ बोल रही थी। उसे कोई दर्द नहीं हो रहा था। वह मन में बली, हब्बी को पता चल गया तो डांटेगे, फिर मेरी खैर नहीं। मानव उसे बड़े गौर से देख रहा था। पता नहीं क्यों उसे लग रहा था कि लिटिल अवनी ड्रामा कर रही। ये सोचते ही उसके चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। मानव मन में बोला, अच्छा तो ड्रामा कर रही है मेरी लिटिल वाइफ। अभी बताता हूँ, तुम मुझसे बच नहीं सकती, तुम्हारे साथ तो मैं शाम को डर्टी होली खेल के रहूंगा। इतना कहकर उसने लिटिल अवनी का हाथ पकड़ लिया और घबराते हुए बोला, अरे नहीं बेबी, हॉस्पिटल चलते हैं ना, आपको 2-3 इंजेक्शन भी लगवा देता हूँ, फिर सारा दर्द एकदम से चला जाएगा। इंजेक्शन का नाम सुनकर लिटिल अवनी के रोंगटे खड़े हो गए। वो हकलाते हुए मानव से बोली, अरे नहीं नहीं हब्बी, ज्यादा नहीं दर्द हो रहा, बस थोड़ा सा है, वह चला जाएगा। मानव जिद करते हुए बोला, अरे नहीं नहीं बेबी, आपको दर्द में नहीं देख सकता, आपको इंजेक्शन लगाना ही पड़ेगा, चलो मेरे साथ हॉस्पिटल। लिटिल अवनी को अब अपने ड्रामे पर पछतावा हो रहा था। उसे बचपन से ही सुई से डर लगता है। वो डरते हुए मानव की तरफ देखने लगी, फिर उदास चेहरा बनाकर बोली, मुझे नहीं जाना प्लीज। हब्बी, डॉक्टर ने कुछ कर दिया तो। मानव को मन ही मन बहुत हंसी आ रही थी। वो अपनी हंसी को रोकते हुए बोला, नहीं चलो, अगर आपको बाद में कुछ हो गया तो या कोई प्रॉब्लम हो गई तो आपके बिना क्या करूंगा बाबू, आपको पता है ना मैं आपको कितना प्यार करता हूँ। मानव ने ये सब बहुत ही सीरियस फेस बनाकर कहा था। वहीं दूसरी तरफ नीरज जी ने नौकरों के हाथ से भांग को सभी में बंटवा दिया था। एक एक करके सभी ने भांग पी लिया। आरव, कुणाल, वीर, अर्जुन, विनय ने भी भांग पी लिया। अर्जुन इधर उधर नाचते हुए गाना गाने लगा, होली खेले मैं और मेरी बीवी, होली खेले हम सब। कुणाल कायरा के इर्द गिर्द घूमते हुए गाने लगा, मेरा चैन मेरी नींद मुझे लौटा दो, वरना मैं मर जाऊंगा और तुम विधवा हो जाओगी। इतना गाकर वो हंसने लगा। अभी और राज को छोड़कर सभी बॉयज स्टेज पर जाकर नाचने लगे भी। आरव ने गाना चलाया, आय हाय जवानी ले डूबी, हाय हाय जवानी ले डूबी। सभी को एक दूसरे के साथ इसी गाने पर डांस करने लगे। नशे से घूमते हुए विनय गाने लगा, हाय हाय जवानी ले डूबी, कोई तो डूबने से बचा लो। वीर ठुमके लगाने लगा तो आरव ने उसकी कमर पकड़ ली और साथ में ठुमका लगाने लगा। अर्जुन जमीन पर लेटकर के नागिन डांस करने लगा। कुणाल ने उसे देखा तो वो भी नाग बनकर उसे डसने लगा। फिर क्या था, अर्जुन भी उसे नागिन बनके डसने लगा। विनय अपनी रुमाल से बीन बजा रहा था। राज और अभी सबका वीडियो बना रहे थे। अभी तक गर्ल्स ने भांग नहीं पी थी। वह सभी अपने अपने हस्बैंड को गुस्से से देख रही थी, जो अपने में ही मग्न होकर होली खेल रहे थे। मिस्टर राजवंश, जो किनारे व्हील चेयर पर बैठे थे, उन्होंने एक आदमी को इशारा किया। उस आदमी ने रंग भरी बाल्टी में कुछ मिला दिया और उस पार्टी को वही पेड़ के पीछे छुपा दिया। निशा और मिशा भी सबके साथ डांस कर रही थी। वही रूम के अंदर मानव ने लिटिल अवनी को गोद में उठा लिया और गार्डन में जहां पर सबसे ज्यादा रंग था वही खड़ा करके उसे डेविल स्माइल करके देखने लगा। लिटिल अवनी कुछ करती इससे पहले ही मानव ने रेड कलर का गुलाल उठाया और पूरी प्लेट उसके ऊपर डाल दी। वो यही नहीं रुका, उसने येलो ब्लू कलर भी उसके ऊपर डाल दिया। फिर हंसते हुए बोला, बेबी आप बिल्कुल कार्टून लग रहे हो, बहुत होली खेलने थी ना आपको मेरे साथ, खेलो अब। इतना कहकर फिर वो लिटिल अवनी को चिढ़ाते हुए बोला, क्या हुआ, अब होली नहीं खेलने, या सारा भूत उतर गया। निशा और मिशा जो वहीं पर खड़ी थी, मानव को देखते ही निशा उसके पास आकर बोली, मान
तुम मेरे साथ होली खेलो इस लड़की को छोड़कर। जैसे ही वह मानव को रंग लगाने वाली थी, लिटिल अवनी ने उसका हाथ पकड़कर धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। फिर मानव से लिपटकर बोली, मेरे बेबीज के डेरा से दूर रहो समझी, वरना उन्हें बुरा लगेगा और वो मुझे टमी के अंदर से परेशान करेंगे। लिटिल अवनी को निशा को देखकर बहुत गुस्सा आ रहा था। तभी नीरज जी उसके पास भांग लेकर आए। उसने छीना कर सारा पी लिया। नीरज जी डरते हुए उसकी तरफ देखने लगे और फिर वहां से 9-2-11 हो गए। लिटिल अवनी का सर घूमने लगा। उसने कस के मानव को पकड़ लिया और इधर उधर घूमते हुए बोली, हब्बी कुछ हो रहा है? कुछ तो हो रहा है, मैं उड़ने वाली हूँ, आप जल्दी पकड़ो। मानव उसकी कमर पकड़कर बोला, क्या हुआ है आपको? होली खेलनी थी ना, चलो खेलते हैं। लिटिल अपनी पर भांग का नशा चढ़ गया। उसने देखा जमीन पर निशा पड़ी है तो वो उसकी तरफ अपने लड़खड़ाते कदमों से बर गई और कमर पर हाथ रखकर बोली, तुम आंटी, तुम्हें कोई काम नहीं है? जब देखो मटकती हुई मेरे हब्बी के पास आ जाती हो, कामिनी पागल कही की। इतना कहकर उसने मिस्टर राजवंश की तरफ इशारा करके कहा, इनकी साथ खूब जमेगी आपकी जोड़ी आंटी। इतना कह वो ताली बजाकर हंसने लगी। कुछ देर हंसने के बाद उसकी नज़र पास में पड़ी लाठी पर पड़ गई। उसने उसे उठाया और निशा को पीटने लगी। वो मारते हुए बड़बड़ा भी रही थी, चुड़ैल आंटी मेरे हब्बी के पीछे आओगी, मार मार के चूर्ण बना दूंगी मैं। वही निशा दर्द से चिल्ला रही थी, बचाओ बचाओ प्लीज। मानव तो अभी भी लिटिल अवनी के मुंह से कमीना सुन सदमे में था। मिश जो बगल में खड़ी थी, तभी उसकी नज़र पैर के पीछे रखी बाल्टी पर गई जिसमें ढेर सारा रंग था। उसने उस बाल्टी को उठाया और लिटिल अवनी की तरफ सारा पानी फेंक दिया। यह देख मिस्टर राजवंश के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। कंटिन्यू होली के साथ रोमांस कल होगा। इससे पहले कि वो रंग लिटिल अवनी पर पड़ता, मानव ने उसे खींचकर अपनी बाहों में भर लिया और सारा रंग वाला पानी जमीन पर गिर गया और कुछ छींटे निशा के हाथों पर जा गिरी। निशा को हल्का हल्का अपने हाथ में जलन होने लगी, पर उसने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वह मानव को उम्मीद भरी नजरों से देख रही थी कि मानव उसे से बचाएगा और लिटिल अवनी को डांटेगा, पर यहाँ तो उल्टा मानव उसे पूरी तरह इग्नोर कर रहा था। मानव ने लिटिल अवनी को ऊपर से नीचे तक देखते हुए पूछा, बेबी आप ठीक तो हो ना? कहीं लगी तो नहीं? अपने हाथ दिखाओ जल्दी से, कहीं लाठी पकड़ने के कारण आपके हाथ लाल तो नहीं हो गए? मानव ने देखा उसके हाथ हल्के हल्के लाल थे। यह देख वह चिंता करते हुए बोला, क्या बेबी आप खुद का ध्यान नहीं रखते हो? देखो कितने हाथ लाल पड़ गए, कितना दर्द हो रहा होगा। हम हॉस्पिटल चलते हैं। मुझे तो लगता है 2-3 दिन तक हॉस्पिटल में ही रहना पड़ेगा। उसकी बात सुनकर मिशा और मिस्टर राजवंश चौंक गए। क्या सिर्फ हाथ लाल पड़ जाने से 2-3 दिन तक हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा? यह सोचते ही तीनों के चेहरे पर अजीब से भाव आ गए। निशा दर्द भरे भाव से बोली, मानव हॉस्पिटल जाने की जरूरत मुझे है। इस लड़के ने मुझे मारा है। पर मानव ने उसे फुल इग्नोर किया और लिटिल अवनी के हाथों को देखने लगा। तभी डीजे पर गाना बजा और सब स्टेज की तरफ देखने लगे, जहां पर आरव, वीर, अर्जुन, कुणाल, विनय नाच रहे थे। अचानक ही जीव वहां आया। उसने डीजे में गाना चेंज किया और स्टेज पर आकर नाचने लगा। अंग्राया लेती हूँ मैं जब जोर जोर से, ऊ आह की आवाज है आती है रोर से। मैं तो चलूं इस कदर कि मैच जाए गदर, कि होश वाले भी मदहोश आए। अरे नजर कि मेरे फोटो को सीने से यार चिपका ले से या फेविकोल से। तभी वीर किसी का गमछा चीना कर अपने सर पर डालते हुए जीव के पास आकर गाने लगा कि मैं तो कब से हूँ रेडी तैयार, पटा ले से या मिस कॉल से, कि मेरे फोटो को सीने से यार चिपका ले से या फेविकोल से। सब पूरी तरह नशे में धुत होकर नाच रहे थे। उन दोनों को इस तरह नाचते देख अर्जुन, आरव, कुणाल की आंखें छोटी हो गई है। उन्होंने गाना चेंज कर दिया और खुद नाचने लगे। माने ना माने कोई, यह दुनिया सारी मेरी इश्क की है दीवानी। ओ हो, कभी दिल करता है होले से मैं तो खुद को गले लगाओ। आरव, वीर और अर्जुन के गालों पर किस करके आगे गाता है, किसी और की मुझको जरूरत क्या, मैं तो खुद को प्यार जताओ। सब उन दोनों का डांस देख अपना मुंह खोले खड़े थे। मानव को यह सब बहुत ही अजीब लग रहा था कि वह सब लड़के चिपक चिपक कर जो नाच रहे थे। उसने तुरंत लिटिल अवनी के आंखों पर हाथ रख लिया। लिटिल अवनी ने तुरंत मानव का हाथ हटा और टुकुर टुकुर स्टेज की तरफ देखने लगी, जैसे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज देख रही हो। वही सोना, कायरा, विनी गुस्से से उबल रही थी। खुशी और श्री को तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। तभी कुणाल स्टेज के बीचों बीच खड़े होकर अपने हाथ लहराकर नाचते हुए आगे गाने लगा, माय नेम इज शीला, शीला की जवानी, एम दो सेक्सी फॉर यू, तेरे हाथ ना आनी। वीर विनय के कुर्ते को पकड़कर अपनी तरफ करते हुए गाने लगा, सी सिली सिली बॉय, ओ हो मुझे फाफ फॉलो करते हैं। हा जब उनकी तरफ देखूं बातें हौले हौले करते हैं।
जीव और विनय आगे आकर जमीन पर लेट गए और ठुमका लगाते हुए गाने लगे। मगर बेअसर मुझ पर हर पैंतरा हाय रे, ऐसे तरसे हमको हो गए सो अरसे, छुके के दिल को मेघा बनके तेरी नजरिया बरसे रे। ओहो हो। तभी लिटिल अवनी ने मानव को चकमा दिया और स्टेज पर आकर नाचने लगी। आई चिकनी चमेली छत पर अकेली पव्वा चढ़ा के आई। चिकनी चमेली। मानव भाग कर गया और लिटिल अवनी को अपनी गोद में उठाकर रूम की तरफ चला गया। वही सभी गर्ल्स गुस्से से अपने अपने हस्बैंड को देख रही थी। इस बीच राज और अभी दोनों उनका वीडियो बना रहे थे। बेचारी परी और रानी अपना मुंह फुलाए एक जगह पर खड़ी थी। अब तक नीरज जी को भी भांग का असर हो गया था। उन्होंने भी खूब सारा भांग पिया था। वह डीजे के पास गए और उन्होंने गाना चेंज किया। स्टेज पर हाथों में दुपट्टा लेकर लहराकर गाने लगे। चुटकी जो तूने काटी है, जोरों से काटी है, यहाँ वहाँ। फिर अर्जुन और आरव को धक्का देकर उनकी तरफ उंगली करते हुए आगे गाने लगे। रूठी हूँ मैं तुझसे, रूठी हूँ मनाली मुझे ओ जाने जाना। कुणाल, विनय और जीव घुटनों के बल बैठकर अपने हाथ फैलाकर गाने लगे। छोड़ेंगे हम तुझको, लड़की तू है बड़ी बम्बा, आह आह उलाला उलाला तू है मेरी फैंटेसी। नीरज जी अपने बालों में हाथ फेरते हुए गाने लगे। छूना ना, अब मैं जवा हो गई। नीता जी के साथ साथ सभी गर्ल्स गुस्से से अपने हाथ में डंडा लेकर अपने दुपट्टे को कमर में फंसाकर स्टेज के पास गुस्से से बरने लगी। उन्होंने आव न देखा ताव अपने अपने वालों को पीटने लगी। बहुत नाचना है ना, इतना ही मुजरा करना है तो हम करवाते हैं ना तुम सबको। इतना कहकर नीता जी सभी के हाथ पैर तोड़ने लगी। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ कौन ज्यादा तेज मारता है, इसकी प्रतियोगिता चल रही हो। सोना अर्जुन की कॉलर पकड़कर बोली, बहुत उलाला 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 हो रहा है ना, तुम्हारा उलाला तो मैं निकालती हूँ। इतना कहकर उसने एक पंच उसके मुंह पर जड़ दिया। मौका पाकर जीव वहां से खिसक गया। खुशी आरव के बाल पकड़कर रोते हुए बोली, आपको लड़के पसंद है, आपने बताया नहीं, आपने मुझसे शादी करके मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। अब मैं यही रहूंगी, आपके साथ कहीं नहीं जाऊंगी, आप बाहर में जाओ, आप बहुत बुरे हो। इतना कहकर उसने 2 डंडे आरव को मारे और घर के अंदर भाग गई। जाते जाते वो चिल्ला रही थी, देखना मैं कल कॉलेज में अपने लिए कोई नया लड़का ढूंढ दूंगी जिसे मैं पसंद हूँ। देखना मैं पक्का अपना बॉयफ्रेंड बनाऊंगी। आरव नशे में था, फिर भी खुशी की बात सुनकर उसे गुस्सा आ गया। वह भी उसके पीछे पीछे भाग गया। वही कुणाल, विनय, नीरज जी, अर्जुन, वीर की अच्छी धुलाई हो रही थी। बेचारे अभी और राज जो इतनी देर से बचे थे, उन्हें पीछे से एक परा अभी चिल्लाते हुए जमीन पर गिर पड़ा। आई रे कौन मारा, ससुरा। उसने देखा परी अपने हाथ में डंडा लेकर उसे घूर रही थी। रानी बाल झटकते हुए बोली, राज अब तो मैं भी तुम्हें पीटूंगी। इतना कहकर उसने बिना देरी किए एक डंडा राज के पैर पर मारा। पागल लड़की, तुम भी पागल हो गई हो, हम थोड़ी ना नाच रहे थे। परी अपनी उंगली दिखाकर बोली, तो तुम लोग वीडियो तो बना रहे थे, यही तुम्हारी गलती है। इतना कह वो दोनों उन्हें पीटने लगी। वही रूम के अंदर मानव ने लिटिल अवनी को बेड पर बैठा दिया, फिर गुस्से से उसे देखने लगा। लिटिल अवनी अपनी पलकें बार बार झपकाने हुए उसे देखने लगी। मानव चिढ़ते हुए बोला, अब आप ऐसे बटरफ्लाई जैसी आंखें क्यों झपका रही हो, मैं पिघलने वाला नहीं हूँ, मना किया था ना डांस करने को। लिटिल अवनी मुंह बिगाड़ कर बोली, पर मुझे करना था हब्बी, पर आपने करने कहाँ दिया, आप मुझे जबरदस्ती ले आए। मानव ने अचानक ही उसे अपने करीब कर लिया। लिटिल अवनी एकदम से घबरा गई। मानव उसके कान के पास जाकर अपनी सांसें छोड़ते हुए बोला, चलो ना हम अपनी होली खेलते हैं। यह कहकर वो डेविल स्माइल करने लगा। अचानक ही उसने लिटिल अवनी को गोद में उठाया और वॉशरूम के अंदर चला गया। फिर दरवाजा बंद किया और लिटिल अवनी को खड़ा कर दिया। लिटिल अवनी ने देखा रूम में ढेर सारा रंग रखा हुआ था और साथ में गुलाल भी। उसकी आंखें बड़ी हो गई। वो कुछ समझती उससे पहले ही मानव ने उसके कंधे से दुपट्टा हटा दिया और जमीन पर फेंक दिया। लिटिल अवनी शॉक होकर मानव को देखते रह गई। मानव ने गुलाल उठाया और लिटिल अवनी के करीब जाने लगा। लिटिल अवनी धीरे धीरे पीछे होने लगी और अचानक ही दीवार से टकरा गई। यह देख मानव डेविल स्माइल करने लगा। लिटिल अवनी के करीब पहुंचकर उसने गुलाल लिया और उसके गर्दन पर लगाने लगा। लिटिल अवनी की आंखें बंद हो गई। मानव ने प्लेट से और गुलाल लिया और लिटिल अवनी के पीठ पर लगाने लगा। लगाते लगाते उसने ब्लाउज की डोरी खोल दी। डोरी खुलते ही अचानक लिटिल अवनी ने अपनी आंखें खोली और मानव को देखने लगी। वह अपनी जगह पर ही जम गई। इस बात का फायदा उठाकर मानव के उसका ब्लाउज निकाल कर फेंक दिया और आगे बढ़कर लिटिल अवनी के होठों को चूमने लगा। लेकिन अभी भी वो अपने एक हाथ से उसके पूरे शरीर पर रंग लगा रहा था। मानव ने बार टब में भी पानी भरा था, लेकिन उसमें भी उसने ढेर सारा रंग डाला था। मानव के हाथ धीरे धीरे लहंगे की तरफ पड़ने लगा।
उसने एक झटके से लहंगा को भी उतार दिया और लिटिल अवनी को लेकर बाथटब में आ गया। धीरे धीरे उसके हाथ लिटिल अवनी के पूरे शरीर पर चल रहे थे। अचानक लिटिल अवनी को होश आया। जब उसने अपनी हालत देखी तो गुस्से से मानव को देखने लगी और चिल्लाते हुए बोली, यह तो चीटिंग है। मेरे कपड़े उतार दिए, अपने क्यों नहीं उतारे? अब मुझे भी ऐसे ही रंग लगाना है। इतना कहकर उसने आओ ना देखा ताव मानव के कपड़े उतारने लगी। अचानक उसने कुर्ता फाड़ दिया। मानव अपनी आंखें फैलाकर उसे देख रहा था। लिटिल अवनी ने मानव का कुर्ता फाड़ कर बाहर फेंक दिया और खुश होकर मानव की बॉडी देखने लगी। वह धीरे से बोली, हाय कितना सेक्सी फिगर है, पूरा का पूरा माल तो मेरा ही है। नहीं नहीं, पूरा का पूरा आइटम मेरा है। उसकी लैंग्वेज सुनकर तो मानव अपनी जगह पर जम गया। वह सोच रहा था ऐसे ऐसे शब्द आखिर उसके ससुर जी अपने लिटिल प्रिंसेस को सिखा कैसे देते हैं। वहीं दूसरी तरफ खुशी गुस्से से रूम में जाकर रो रही थी। तभी आरव ने उसे पकड़कर दीवार से लगा दिया और गुस्से से बोला, क्या कहा तुमने? तुम किसी और को ढूंढ लोगी? जरा फिर से तो बोलना। खुशी सिसकते हुए बोली, हाँ, आपको तो लड़के पसंद है, आपको तो मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इतना कहकर रोने लगी। आरव बोला, जान सोना, ऐसा कुछ भी नहीं है, समझी तुम? खुशी अपनी बड़ी बड़ी आंखों में गुस्सा लिए बोली, यही सच है, आपको लड़के पसंद है, तभी तो सभी लड़कों से चिपक कर नाच रहे थे और आपने तो दोनों भाइयों को किस भी किया था गालों पर। इतना कहकर खुशी अपने गालों पर इशारा करने लगी। आरव उसे करीब करते हुए बोला, अच्छा सबूत चाहिए। इतना कहकर उसने खुशी को और करीब किया, फिर उसे किस करने लगा। खुशी अपनी आंखें फैलाए उसे देख रही थी। आरव तो पहले ही नशे में था, ऊपर से खुशी की बातें सुनकर उसे और गुस्सा आ रहा था। उसने बिना सोचे समझे खुशी का ब्लाउज फाड़ कर फेंक दिया और खुशी को उठाकर बेड पर पटक दिया। खुशी तो अभी भी शौक में थी। वह अपने शौक से बाहर आती उससे पहले ही आरव उसके ऊपर आ गया और उसके ब्रेस्ट को छूने लगा। खुशी आरव को खुद से दूर करने लगी। आरव ने उसे अपनी आंखें छोटी करके देखा। उसने खुशी के दोनों हाथों को ऊपर करके अपने एक हाथ से पकड़ लिया और दूसरे हाथ से खुशी के ब्रेस्ट को प्रेस करने लगा और दूसरे को शक करने लगा। अचानक ही खुशी की सांसें तेज हो गई। उसके साथ ऐसा पहली बार हो रहा था। यह एहसास उसके लिए बिल्कुल नया था, पर जो भी हो उसे अच्छा लग रहा था। कंटिन्यू। आरव ने अपना सर उठाकर खुशी की आंखों में देखा, जो कि बंद थी। आरव ने अपना चेहरा नीचे किया और खुशी की दोनों आंखों को बारी बारी से चूम लिया। फिर वह एकटक उसे निहारने लगा। जब खुशी को एहसास हुआ आरव अब कुछ नहीं कर रहा, तो उसने अपनी आंखें खोल दी और आरव को देखने लगी। आरव स्माइल करके बोला, तो बोलो मेरी छोटी दुल्हनिया, अभी भी क्या तुम्हें शक है कि मुझे लड़के पसंद है? खुशी का मुंह बन गया। वह अपनी आंखें मटकाते हुए बोली, पर मैंने तो बाहर देखा था आपको। उसने इतना ही कहा ही था कि आरव ने उसे चिमटी काट ली। खुशी करहाते हुए बोली, आह आप क्या कर रहे हो सैया, दर्द हो रहा है। आरव अपनी नशीली आंखों से खुशी को देखने लगा। फिर उसकी नज़र खुशी के शरीर पर गई। वह एकटक उसके सीने को घूरने लगा। जब खुशी ने आपकी नज़रों का पीछा किया तो उसे शर्म आने लगी। उसने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की पर आरव ने नहीं छोड़ा। खुशी कुछ नहीं कर सकती थी, वह बस शर्म से पानी पानी हो रही थी। उसका मन कर रहा था कि वह यहाँ से कहीं दूर भाग जाए। आरव अभी भी बेशर्मों की तरह उसके सीने को घूर रहा था। खुशी ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने होठों को दबा दिए। यह पहली बार नहीं था जब आरव उसके साथ इंटीमेट हो रहा था, मगर जब आरव ने पहली बार ये सब किया था तब खुशी को इतनी शर्म नहीं आई थी, क्योंकि उस वक्त तो रूम में बस अंधेरा ही था। उस वक्त आरव उसे ऐसे बेशर्म की तरह तार भी नहीं रहा था। अगर कुछ नहीं बदला था तो यह कि आरव पहले भी नशे में था और आज भी नशे में है। आरव धीरे धीरे नीचे की ओर झुकने लगा। वही खुशी की धड़कन 440 की स्पीड से बढ़ने लगी। वह हकलाते हुए बोली, सैया चलो बाहर होली खेलते हैं। उसकी आवाज़ सुनकर आरव रुक गया। उसने बिना खुशी को देखे उसकी गर्दन को चूमते हुए कहा, नहीं, यहाँ मेरे साथ खेलो। इतना कहकर उसने खुशी का लहंगा उतार दिया और उसे छूने लगा। खुशी रोनी सूरत बनाकर उसे देखने लगी। सैया मुझे यकीन हो गया आप लड़के को पसंद नहीं करते। आरव अब थोड़ा नाराजगी से बोला, नहीं मुझे नहीं लगता। तुम्हें यकीन हुआ है? मैं तो तुम्हें यकीन दिलाकर रहूंगा, वह भी प्रैक्टिकली। इतना बोलकर आरव बिना वक्त गवाए खुशी को किस करना स्टार्ट कर दिया। कुछ देर तक खुशी मना करती रही, पर बाद में वह भी उसका साथ देने लगी। वही मानव बार तब में बैठा लिटिल अवनी को घूर रहा था, क्योंकि भले ही लिटिल अवनी नशे में थी पर उसने मानव का खूब नुकसान कर दिया था। बेचारा मानव, उसने सुबह ही तो अपने लिए नया शैम्पू, नए कपड़े और भी जरूरत के सामान लगाए थे, पर लिटिल अवनी को चैन नहीं था। उसने मानव के शैम्पू की बोतल उठाई और बैठे बैठे ही सहारा शैम्पू मानव के बालों में डाल दिया और मानव को नहलाने वो नशे में इधर उधर झूल भी रही थी। मानव दांत भींचते हुए बोला,
व्हाट बेबी, तुम्हें मेरी चीजों से दिक्कत क्या है? तुम होश में रहो या नशे में? बेचारी मेरे चीजों को सीधा यमराज के पास भेज देती हो। लिटिल अवनी ने मानव की बातों पर ध्यान नहीं दिया। वह तो शैम्पू के डिब्बे को उलट पलट कर देख रही थी, जो पहले ही खाली हो चुका था। उसने उस खाली डिब्बे को मानव के ऊपर फेंकते हुए कहा, यह भी आपकी तरह बेकार है हब्बी, बिल्कुल यूजलेस। मानव की आंखें छोटी हो गई। वह दांत पीसते हुए बोला, क्या मैं यूजलेस हूँ? तो बेबी अब तुम ही बताओ मैं कैसे यूजलेस हुआ? लिटिल अवनी ने पहले कुछ देर तक उसे घूरा, फिर बार टप के पानी को देखा, जो रेड कलर का था क्योंकि मानव ने रंग डाला था। फिर वो मानव की तरफ देखने लगी। मानव उसकी इस हरकत से इरिटेट हो गया। उसने लिटिल अवनी को उठाकर अपनी गोद में बैठा लिया और उसकी ठुड्डी को पकड़ते हुए पूछा, तो अब बताओ मैं कैसे यूजलेस हुआ? लिटिल अवनी ने मानव के सीने पर अपना गाल रगड़ते हुए जवाब दिया, क्या हब्बी, कितना वक्त हुआ है? आप मुझे अभी तक प्रेग्नेंट नहीं कर पाए। वह तो अगर उस बूढ़ी आंटी के कारण आपका स्पर्म मेरे अंदर न आया होता तो मैं प्रेग्नेंट ही ना होती। पता नहीं आप जैसे बूढ़े आदमी कुछ कर भी पाते या नहीं, या मुझे जिंदगी भर ऐसे ही रहना पड़ता। मैंने कितनी कोशिश की आपके साथ सोने की, पर आप हर बार दूर भाग जाते थे, सिवाय उस दिन के जब हमने रोमांस किया था। मानव जैसे जैसे उसकी बात सुन रहा था, उसकी पकड़ लिटिल अवनी पर उतनी कश्ती जा रही थी। अब बात उसके ईगो पर आ गई थी। वह कठोर आवाज में बोला, तो तुम्हें लगता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता? ऐ ना। लिटिल अवनी ने अपना सर जोर से में हिलाया। यह देख मानव की आंखें कठोर हो गई। लिटिल अवनी आगे बोली, अच्छा हुआ मैं प्रेग्नेंट हो गई, वरना शायद मैं 30-35 साल की हो जाती तभी आप कुछ करते। इससे अच्छा तो मैं किसी और को ढूंढ लेती, कम से कम मजा तो आता। मानव ने लिटिल अवनी के गालों को पकड़कर आंखों में देखते हुए दांत पीसकर कहा, ओह ऐसी बात है। फिर थोड़ी देर मानव रुका, तभी अचानक उसे डॉक्टर की बात याद आई। वह मुस्कुराते हुए बोला, वैसे आपकी रिपोर्ट देखने के बाद डॉक्टर ने बोला था सब ठीक है, सब नॉर्मल है, और तो और हम दोनों रोमांस भी कर सकते हैं, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलो आज हम वही करते हैं। इतना कहकर उसने लिटिल अवनी को किस कर लिया। लिटिल अवनी तो पहले ही नशे में थी, ऊपर से उसका पसंदीदा काम ही रोमांस करना था। अब उसे वह मिल रहा था जो वो चाहती थी, तो कैसे वो पिछड़ सकती थी? वह तो मानव से भी ज्यादा एक्साइटेड लग रही थी। उसने अपने दोनों हाथ मानव के गले में डाल दिया। वही मानव का एक हाथ उसके थाई पर चला रहा था और दूसरा उसके पेट पर। उसने लिटिल अवनी को गोद में उठा लिया और रूम में आ गया। बेड पर लेटाने के बाद मानव उसके ऊपर आ गया और कुछ देर उसे ऐसे ही देखने लगा। यह देख लिटिल अवनी फिर बड़बड़ाई, आप बस मुझे ऐसे ही घूरते रहिए, मैंने तो पहले ही कहा था आप किसी काम के नहीं है, आप बस आलसी है। उसकी बात सुनकर मानव मुस्कुराते हुए उसे देखने लगा। मानव ने पहले उसके गालों को चूमा, फिर उसके आंखों को, माथे को, फिर उसके होठों को। लगभग 30 मिनट तक वो लिटिल अवनी को किस करता रहा। मानव काफी पैशनेट हो रहा था। वह लिटिल अवनी ने अपनी आंखें खोली। वो मानव की हरकतों को ही देख रही थी। नशे के कारण उसके दोनों गाल रेड रेड हो गए थे। वह बार बार अपनी पलकें झपका रही थी। लिटिल अवनी को बेड पर लेटे लेटे बोर फील होने लगा। वह मानव के बाल गिरने लगी। फिर उसने जोर से मानव का एक बाल उखाड़ लिया। वही मानव अचानक रुक गया। उसने अपना सर उठाकर लिटिल अवनी को देखा, जो उसके उखाड़े हुए बाल को गोल गोल घुमा रही थी। मानव ने अपनी आंखें बंद कर ली और लंबी लंबी सांसें लेने लगा। उसने लिटिल अवनी से प्यार से पूछा, बेबी आप यह क्या कर रही हो? मेरे बाल क्यों उखाड़े? लिटिल अवनी ने उस बाल को मानव के सर पर डालते हुए कहा, ठीक है हब्बी, गुस्सा मत करो, मैंने जोर दिया, वो मुझे बोर फील हो रहा तो मैंने उखाड़ लिया। हब्बी क्या दर्द हुआ? मानव फीकी हंसी हंसते हुए बोला, अच्छा तो इसीलिए मेरे बाल उखाड़ लिया? मुझे तो बिल्कुल दर्द नहीं हुआ है, क्योंकि मैं तो लोहे का बना हूँ। लिटिल अवनी अपना मुंह बिगड़ने लगी। फिर वो मानव से बोली, हब्बी आप जो कम है उस पर ध्यान दो ना। मानव उसे देखने लगा तो वो आगे बोली, आप मुझे क्यों घूर रहे हो? सिर्फ एक बाल ही तो उखड़ा है, कौन सा मैंने प्रॉपर्टी ले ली? मानव अपनी आंखें छोटी करके गर्दन हिलाकर बोला, हाँ ले तो ली, वह भी तुमने, मेरे पास बचा ही क्या है? लिटिल अवनी उसे समझाते हुए बोली, हब्बी डैडी कहते हैं प्यार में पैसे नहीं देखते। मानव ने नीचे लेटी अपनी लिटिल वाइफ को घूर रहा था, जो उसकी सारी प्रॉपर्टी हड़प कर उसे ही बता रही थी कि प्यार में पैसे नहीं देखते। मानव ने अपने दिमाग से सभी ख्यालों को झटका और वापस से अपने काम में लग गया। उसने अपना एक हाथ उसके सीने पर रख दिया, धीरे धीरे नीचे जाने लगा। मानव ने अपना हाथ उसके पेट के नीचे रख दिया। यह महसूस करते ही लिटिल अवनी की आंखें बड़ी हो गई। वह हकलात हुए बोली, हब्बी चलो ना बाहर चलते हैं, अपन होली खेलेंगे। मानव ने नहीं कोई जवाब नहीं दिया। उसके ब्रेस्ट को शक करने लगा और धीरे धीरे नीचे जाने लगा। थोड़ी देर बाद वो फोरप्ले करने लगा।
लगभग 1 घंटे बाद उसने अपनी बेशर्म वाइफ की तरफ देखा, जो बेशर्म की तरह उसे ही देख रही थी। ये देख मानव हंसने लगा। वहीं दूसरी तरफ निशा के हाथ में बहुत ही ज्यादा जलन हो गई थी। जब उसने अपना हाथ देखा तो उसकी स्किन उस जगह जली हुई थी जहां रंग की छींटे उसके हाथ पर पड़ी थी। यह देखो उसकी आंखें थोड़ी बड़ी हो गई। उसे काफी ज्यादा घबराहट होने लगी। उसने मानव को ढूंढने की कोशिश की पर मानव उसे नहीं मिला। मानव की तो छोड़ो, कोई भी सिंह फैमिली का सदस्य उसे नहीं मिला। मन मार कर वो मिशा के साथ ही हॉस्पिटल के लिए निकल गई तो ही मिस्टर राजवंश खुन्नस में अपने रूम में बैठे थे। वो दांत पीसते हुए बोले, क्या जरूरत थी मानव को उसे बचाने की? एक बार केमिकल वाला रंग उस लड़की के ऊपर पड़ जाता तो आज इस दुनिया में नहीं होती। पर कोई बात नहीं, मुझे आगे भी मौका मिलेगा। यह सोचकर वह फिर से मुस्कुराने लगे। वही बेचारा अर्जुन नशे में धुत नाचते हुए रूम के अंदर जा रहा था। रे डोला रे डोला रे डोला रे मन डोला रे। उसका गाना सुनकर उसके पीछे आ रही सोना का गुस्सा बढ़ गया। वह चिल्लाते होली, इतना मार खाने के बाद भी अभी तुम्हारा नशा नहीं उतरा? अभी तुम्हारा डोला रे डोला बताती हूँ मैं। इतना कह उसने दरवाजा बंद कर लिया और अर्जुन को घूरने लगी। अर्जुन भी उसे ऊपर से नीचे तक देखने लगा। पता नहीं उसके दिमाग में आया। उसने सोना को गोद में उठाकर बेड पर फेंक दिया, फिर उसके ऊपर आ गया। सोना कुछ समझती उससे पहले ही वो किस करने लगा। फिर सोना को देखते हुए बोला, लड़की जब देखो अपनी चलाती रहती हो, आज मैं तुम्हें बताता हूँ आखिर मैं क्या हूँ। इतना कहकर वो फिर से सोना को किस करने लगा। सोना उसे दूर करने की कोशिश करने लगी पर अर्जुन ने उसके दोनों हाथ पकड़ लिया और अपने पैरों से उसके पैरों को दबा दिया ताकि वह उसे मार ना सके। इतना मार खाने के बाद अर्जुन को भी अंदाजा हो गया था कि सोना कब क्या कर सकती है। सोने काफी देर तक उसे खुद से दूर करती रही पर कुछ पल बाद वह भी साथ देने लगी। वही कुणाल और विनय एक दूसरे का हाथ छोड़ ही नहीं रहे थे। कायरा और वीनी ने काफी कोशिश की दोनों को अलग करने की पर वह दोनों अलग ही नहीं हो रहे। वो चारों इस वक्त कुणाल के रूम में थे। कुणाल विनय का हाथ मजबूती से पकड़ते हुए बोला, यह बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का नाता है। विनय विनी और कियारा को देखते हुए आगे गाया, और यह खरी हमारी दुश्मन है, हमारे प्यार की दुश्मन है। हम भी प्यार करने वाले जिद्दी है, किसी के बहकावे में न आएंगे। उनका गाना सुनकर दोनों लड़कियों का मन रोने लगा क्योंकि पिछले 1 घंटे से वह दोनों यही सब कर रहे थे। कंटिन्यू। पूरा दिन और पूरी रात जब निकल गई पता ही नहीं चला। अगली सुबह, बेबी क्या कर रही हो? अरे छोरो, मैं यह सब नहीं लगाता, अपने लिए दूसरा शैम्पू मंगा लूंगा प्लीज। मानव बार बार अपने लिटिल वाइफ से रिक्वेस्ट कर रहा था पर लिटिल अवनी कहाँ मानने वाली थी। लिटिल अवनी आज भी खुद को एक पैदा हुए बच्चे के सामान समझती है, तभी तो उसने खुद के लिए बेबी जॉनसन्स का हर एक प्रोडक्ट मंगा कर रखा है और रोज इस्तेमाल भी करती है। कल उसने मानव के सभी प्रोडक्ट्स को खराब कर दिया था और आज सुबह वह खुद मानव को अपने प्रोडक्ट से नहला रही थी, मतलब बेबी जॉनसन्स शैम्पू से। मानव ने उसके हाथ से बेबी जॉनसन का शैम्पू लिया और उसे बंद करते हुए चीर कर बोला, बेबी मुझे नहीं लगाना यह सब, मैं कोई छोटा बच्चा थोड़ी ना हूँ। लिटिल अवनी ने फिर से ढक्कन खोला और अपने हाथ में शैम्पू लेकर मानव के बालों में लगाते हुए बोली, हब्बी इसकी खुशबू देखो कितनी प्यारी है, अगर आप इसे लगाओगे तो बहुत ही महकोगे जैसे मैं महकती हूँ। देखो मुझसे रोज कितनी यारी प्यारी खुशबू आती है। मानव लाचारी से उसे देख रहा था। आज तक उसने खुद को इतना बेबस कभी महसूस नहीं किया। मानव बोला, आज मैं अपने लिए हजारों शैम्पू की बोतल खरीद लूंगा। लिटिल अवनी बेबी जॉनसन साबुन भी ले आई और मानव के बॉडी पर लगाने लगी। वह बरबरा भी रही थी, कितनी प्यारी खुशबू है हब्बी इसकी, आप देखना, आप जहाँ पर जाओगे सबकी अटेंशन आप ही पाओगे। आप सबको बता देना कि यह मेरा साबुन और शैम्पू है, आज मैं आपको चमका दूंगी बिल्कुल वॉशिंग पाउडर निरमा की तरह। मानव फीकी हंसी हंसते हुए बोला, बेबी अगर लोगों को पता चल गया कि मानव राजवंश की बीवी बेबी जॉनसन शैम्पू, साबुन, फेस वॉश और क्रीम का इस्तेमाल करती है तो ज्यादा कुछ नहीं होगा, पर उन्हें यह पता चल गया कि मैंने खुद इसका इस्तेमाल किया है तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। सब मुझ पर हंसेंगे, खासकर तो मेरे ससुर जी। अचानक ही मानव रुक गया, उसकी आंखें एकदम से बड़ी हो गई। उसने लिटिल अवनी को अपनी तरफ खींचकर उसका गाल सहलाते हुए कहा, बेबी सुनो, यह बात ना किसी को बताना मत, ठीक है, वरना सोचो हब्बी की क्या इज्जत रह जाएगी। ओके। लिटिल अवनी ने थोड़ी देर मानव को देखा, फिर कुछ सोचते हुए बोली, ठीक है, लेकिन आपको मेरी क्रीम भी लगानी पड़ेगी, वह सॉफ्ट सॉफ्ट वाली। मानव में घूर के उसे देखा, फिर गुस्सा होते हुए बोला, मैं नहीं लगाऊंगा, आपने यह शैम्पू साबुन जबरदस्ती लगा दिया, बाकी मुझसे नहीं होगा। लिटिल अवनी आगे कुछ बोलने वाली थी कि मानव ने गुस्से से उसे अपनी आंखें दिखाई तो उसने अपना मुंह फुला लिया। वो मानव से बोली, मुझे बात नहीं करनी,
मानव ने राहत की सांस ली। चलो अच्छा है, कम से कम अब इसकी बरबर तो नहीं सुनना पड़ेगा। इतना बोलने के बाद मानव ने खुद के ऊपर से शैम्पू और साबुन को साफ किया। फिर लिटिल अवनी को उसके प्यारे बेबी जॉनसन प्रोडक्ट से नहलाकर बाहर आ गया। मानव ने उसे तौलिया में लपेटकर बेड पर बैठाया और चेंजिंग रूम में जाकर कुछ चेंज किया और लिटिल अवनी के कपड़े लाकर उसे पहना दिया। अभी भी उसका मुंह फुला हुआ था। मानव हेयर ड्रायर लिया, उसके बाल सुखाए, फिर उसकी पोनीटेल बना दिया। उसने लिटिल अवनी के आंखों में काजल लगाया, बेबी पिंक कलर की लिपस्टिक और एक प्यारा सा हेयर बैंड लगा दिया। मानव को लिटिल अवनी बच्चे के रूप में ज्यादा पसंद थी, इसीलिए उसे लिटिल अवनी को ऐसे तैयार करना ज्यादा पसंद था ताकि वह अपने हिसाब से उसे तैयार कर सके। मानव ने उसे बेबी पिंक कलर का शूज पहनाया और गोद में उठाकर बाहर आ गया। बाहर पहले से ही सब अपना सर पकड़ कर बैठे थे, उन्होंने कल कुछ ज्यादा ही भांग पी लिया था। एक नज़र मानव ने डाइनिंग टेबल में सबको देखा, फिर अपनी कुर्सी पर बैठकर लिटिल अवनी को अपने गोद में बैठा लिया। लिटिल अवनी का मुंह अभी भी फुला हुआ था। ये देखकर नीरज जी, जो अपना सर पकड़ कर बैठे थे, उन्होंने अपना सर दबाते हुए पूछा, क्या हुआ मेरी लिटिल प्रिंसेस को? किसी ने कुछ कहा? लिटिल अवनी झट से बोली, डैडी, आपको पता है हब्बी ने ना मेरा सारा शैम्पू खत्म कर दिया। उसकी बात सुनकर मानव, जो नाश्ता निकाल रहा था, उसके हाथ अपनी जगह रुक गए और वह घुर के उसे देखने लगा। वही पूरी फैमिली जो सर पकड़ कर बैठी थी, ध्यान से लिटिल अवनी की बात सुनने लगी। लिटिल अवनी आगे बोली, हब्बी ने ना मेरा सारा बेबी जॉनसन शैम्पू खत्म कर दिया, सब लगा लिया। मानव बेचारा, उसे इसी बात का तो डर था कि उसकी लिटिल वाइफ कभी अपना मुंह बंद नहीं रखती, हमेशा अपने डैडी की प्रिंसेस बन जाती है और सब देती है। सब गुस्से से मानव को देखने लगे। मानव ने सभी को इग्नोर किया और अपनी लिटिल झूठी और शरारती वाइफ को घूरते हुए ब्रेकफास्ट कराने लगा। तभी मिस्टर राजवंश अपनी इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर से आए। वह सभी को विश करते हुए बोले, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी दांत पीसते हुए बोला, इस बुढ़े की ही कमी थी, वह भी आ गया। कुणाल अपना सर दबाते हुए बोला, बुढ़ा नहीं है, शकुनी मामा बोलो, शकुनी मामा। उसकी बात आदि ने सुन ली थी, जो ठीक उसी के बगल में बैठा था। आदि ने मिस्टर राजवंश को देखकर कुणाल की बात दोहराई, शकुनी मामा। उसके मुंह से यह सुनकर सब अंदर ही अंदर हंसने लगे। वही मिस्टर राजवंश की आंखें छोटी हो गई। क्या कहा तुमने पिद्दी बच्चे? लिटिल अवनी की गोद से उठ गई और किचन के अंदर भाग गई। यह देख मानव खुद नाश्ता करने लगा। लिटिल अवनी किचन में गई और उसने मिर्ची का डिब्बा निकाला, जिसमें सब्जी में और दाल में ढेर सारा मिर्च मिला दिया। फिर वो वहीं खड़े शेफ से बोली, प्यारे अंकल, इसे जाकर उस बरहाऊ अंकल को दे दो। अगर किसी को बताया यह सब मैंने किया है तो मैं बोल दूंगी यह सब आपने ही किया है, फिर डैडी और हबी का गुस्सा झेलना। इतना कहकर उसने एप्पल उठाया और बाहर निकल गया ताकि किसी को पता ना चले कि उसने कुछ किया है। वही शेफ ने डरते डरते उस खाने की प्लेट को उठाया और लाकर मिस्टर राजवंश को दे दिया। वही लिटिल अवनी वापस से मानव की गोद में बैठ गई और मिस्टर राजवंश को घूरने लगी। मिस्टर ने जैसे ही एक बाइट लिया, उनका पूरा मुंह जलने लगा। वो चिल्लाते हुए बोले, यह सब क्या है? मेरा कितना मुंह जल रहा है। इतना कहकर उन्होंने जूस उठाकर पी लिया। उनका मुंह और भी ज्यादा जलने लगा। उनसे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। उनकी आंखें पूरी लाल हो गई थी। उन्होंने गुलाब जामुन को देखा और बिना सोचे समझे उन्होंने पूरा उठाकर अपने मुंह में भर लिया। अचानक ही उनकी आंखें बड़ी हो गई क्योंकि उस गुलाब जामुन के अंदर भी ढेर सारा लाल मिर्च था। मिस्टर राजवंश चिल्लाने लगे, पानी पानी, पर किसी ने उठने की जहमत नहीं उठाई, ना ही किसी ने ध्यान दिया। मिस्टर राजवंश को बहुत ही ज्यादा तकलीफ हो रही थी। जब उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो अचानक अपने खड़े हो गए। उन्हें अपने पैरों पर खड़ा देख लिटिल अवनी, मानव और नीरज जी को छोड़ सब अपनी आंखें फाड़े उन्हें देखने लगे। मिस्टर अंगद को बचपन से ही तीखा बर्दाश्त नहीं था। वह थोड़ा सा तीखा खा लेते हैं तो उनको बर्दाश्त नहीं होता। अक्सर उनकी तबीयत खराब हो जाती थी, पर आज तो उन्होंने ढेर सारा खा लिया। मानव ने सबको इग्नोर किया और लिटिल अवनी को गोद में उठाकर गार्डन में जाते हुए बोला, ससुर जी, उम्मीद है आप राजवंश इंटरनेशनल कॉरपोरेशन काफी अच्छे से संभाल लेंगे कुछ महीनों के लिए, क्योंकि मैं एक लंबी छुट्टी पर हूं और अब मैं मेरी बेबी के साथ टाइम स्पेंड करूंगा। आखिरकार मेरी बेबी को भी तो मेरी जरूरत है। इतना कहकर वह बाहर आ गया। वही नीरज जी अपना मुंह खोले उसे देख रहे। वो मन बोले, अर्जुन के 21 साल होते ही मैंने अपनी पूरी जिम्मेदारियों उसे दे दी ताकि मैं आराम से आलसी की तरह रह सकूं, और यह मेरा निकम्मा घर जमाई मुझसे इस उम्र में काम करवा रहा है और खुद आराम से बैठ रहा है। शर्म नहीं आती इसे? हुआ। नीताजी उन्हें घूरते हुए बोली, उसे मत देखो, वह चला गया है, वरना आंखें बाहर आ जाएंगी। नीरज जी झेप गए। नीताजी आगे बोली, सीखिए मानव से, वो कितना अच्छा है, हमारी बेटी का कितना ध्यान रखता है। आप तो किसी
लायक नहीं है। वह पिछले कुछ दिनों से ओवरटाइम कर रहा था ताकि अब लिटिल अवनी के साथ वक्त बिता सके। अब आप जाइए और जाकर उसकी कंपनी संभालिए ताकि मेरा प्यारा बेटा आपकी बिगड़ैल बेटी का ख्याल रख सके। वह भी तो आपकी तरह एक नंबर की आलसी और कामचोर है। पता नहीं मैंने कौन से बुरे कर्म किए हैं जो ऐसे नालायक पति और बच्चे मिले हैं। अर्जुन जो खाना खा रहा था वह अचानक ही बोला, माँ मैं नालायक नहीं हूँ, इतनी बड़ी कंपनी का सीईओ हूँ, मुझे मत बोलिए। अभी और राज ने एक दूसरे को देखा, फिर वो कुछ बोलने को हुए तो नीता जी ने उन्हें हाथ दिखाकर कहा, बस करो, तुम दोनों तो निकम्मे ही हो। बेचारे दोनों लड़कों का मुंह बन गया। कायरा अपनी जगह से उठकर नीता जी से बोली, आंटी मुझे मेरे चीफ ने बुलाया है इसलिए जाना होगा। परी भी खड़े होते हुए बोली, या मॉम जरूरी काम है इसलिए हम दोनों को ही जाना होगा, कुछ चीजें हैं जिसे हमें ही हैंडल करना पड़ेगा। उन दोनों की बातें सुनकर नीता जी कुणाल और अभी को बुरी तरह घूरने लगी और ताना देते हुए बोली, निकम्मे हो दोनों के दोनों, मेरी बहू कितनी सर्वगुण संपन्न है और तुम दोनों नालायक कहीं के। नीता जी की डांट सुनकर कुणाल मन में बोला, इस कायरा को तो देख लूंगा मैं। वही अभी भी परी को घूरते हुए मन में बोला, इसे तो अकेले में बताऊंगा। वही कायरा और परी बाहर चली गई। अब बची रानी और विनी। नीता जी रानी से बोली, मेरी प्यारी भोली बच्ची, मेरी बात ध्यान से सुनो और राज को देखो, इसके बातों में मत आना, एक नंबर का नालायक है और इसके संगत का असर खुद पर मत पड़ने देना। राज तुरंत उठा और रानी को गले लगाकर बोला, मेरी बीवी को मत बिगड़ो, वैसे भी भाभी इसे बिगाड़ चुकी है, मेरी प्यारी भोली बीवी। फिर उसने रानी के गाल पर किस कर लिया। उसकी बेशर्मी देख नीता जी आगे कुछ नहीं बोली। फिर वो विनी से बोली, बेटा तुमने कहा इस नालायक विनय को पसंद कर लिया, यह सभी दोस्त और भाई बहन सब नालायक है, तुम्हें तो एक अच्छा लड़का ढूंढना चाहिए था। विनय अचानक ही अपनी जगह खड़ा हुआ और विनी को बाहर ले जाते हुए बोला, आंटी मुझे याद आया, कुछ जरूरी काम है, मुझे अपनी सास से मिलना है, इतना कहकर भाग गया। विनय बाहर जाते हुए बोला, बड़ी खतरनाक है ये, मेरी बीवी को बिगाड़ देंगे, इससे अच्छी तो मेरी सासू माँ है। सब एक एक करके भाग गए। वही गार्डन में मानव खड़ा था, तभी उसके पास किसी का कॉल आया। उसने रिसीव करके कान में लगाया। दूसरी तरफ से आवाज आई, क्या आप मानव बोल रहे हैं? यह हॉस्पिटल में निशा नाम की लड़की एडमिट है, इनका हाथ जल गया है, हमें पता नहीं चल पा रहा है यह कौन सा केमिकल है जो इनके हाथों को जला रहा है, प्लीज आप आ जाइए। लिटिल अवनी ने सब सुन लिया। उसने अपनी आंखें छोटी करके मानव को देखा। अब तक मानव का चेहरा कठोर हो चुका था। उसने कठोर स्वर में कहा, मैं किसी भी निशा को नहीं जानता, आइंदा से मुझे कॉल मत करना वरना कॉल करने लायक नहीं बचोगी। इतना कहकर मानव ने कॉल कट कर दिया। फिर उसने लिटिल अवनी के गालों पर किस करके नर्म आवाज में कहा, बेबी देखो यह गार्डन कितना सुंदर है ना, कितने प्यारे फूल है, देखो तो बटरफ्लाई भी उड़ रही। लिटिल अवनी अभी भी गुस्से से मानव को देख रही थी, क्योंकि गार्डन तो वो रोज ही देखती है और इन फूलों को भी इसमें नया क्या था। अचानक ही लिटिल अवनी बोली, आपसे ज्यादा इंटरेस्टिंग तो आपके बॉडीगार्ड है, वह मेरे साथ खेलते तो है और मुझे इंटरटेन भी करते हैं। अचानक ही मानव का चेहरा काला पड़ गया। वही मिस्टर राजवंश अभी भी पानी पी रहे थे। उन्होंने ढेर सारा चीनी खा लिया, लेकिन अभी तक उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि वह अपने पैरों पर खड़े हैं। कंटिन्यू। मिस्टर राजवंश के मुंह की जलन जब थोड़ी कम हुई, तब उन्हें एकदम से होश आया कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी। अब तो पूरी सिंह परिवार को पता चल गया कि वह अपाहिज नहीं है। मिस्टर राजवंश गुस्से दहाड़े, यह सब किसी की साजिश थी जिसमें मैं फंस गया। मैं इतना बेवकूफ कैसे हो सकता हूँ, और यह क्या मुझे मिर्ची से एलर्जी होना जरूरी था? इतना कहने के बाद उन्होंने अपने हाथ में पकड़े चीनी के डिब्बे को जमीन पर फेंक दिया और किचन का सारा सामान इधर उधर फेंकने लगे। इस बार उनको बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था, मगर उनसे कहीं ज्यादा गुस्सा तो नीता जी को आ रहा था, जो दरवाजे पर खड़ी अपने किचन को बर्बाद होता देख रही थी। उन्होंने अपने कमर पर हाथ रखा और आंखें छोटी करके दांत पीसते हुए बोली, ओए बुर्रे, हमारे घर का खाना खाकर हमारे ही घर का नुकसान कर रहे हो, इसके पैसे क्या तुम्हारा बाप देगा? चीनी पता है आजकल बाजार में कितनी महंगी हो गई है, और यह चाय पत्ती और यह मेरे बेचारे बर्तन टूट जाते तो अभी। अचानक नीता जी की आवाज सुनकर मिस्टर राजवंश होश में आए। उन्होंने किचन को देखा जो बिखरा हुआ था। फिर वह नीता जी से गुस्से में बोले, नौकरों से कहो साफ कर देगा। नीता जी बड़े स्टाइल से बोली, हाँ तेवर तो देखो जरा, जैसे घर के मालिक हो, वह तुम्हारे नौकर नहीं है जो तुम्हारे फैलाई गंदगी को साफ करेंगे, चुपचाप साफ करो। मिस्टर राजवंश दांत पीसते हुए बोले, क्या तुम्हें पता है मैं मानव का पिता हूँ, मुझसे यह सब करवाओगी? नेताजी सोच में पड़ गई। बोल तो यह सही रहा है, भला मैं अपने समधी से ये सब कैसे करवा सकती हूँ? इतना सोचने के बाद वो मुस्कुराते हुए बोली, अरे हाँ मानव तो इससे भी ज्यादा करता है, आप इतना थोर
आसा काम थोड़ी ना करेंगे, चलिए पूरा किचन साफ करने के बाद पोछा भी लगा दीजिएगा और यह बर्तन भी धो देना। इतना कहकर उन्होंने 2 बॉडीगार्ड को किचन के पास मिस्टर राजवंश पर नजर रखने को कह दिया और जाते जाते यह भी कह दिया कि अगर उन्होंने सारा काम नहीं किया तो उन्हें उठाकर बाहर फेंक देना। मिस्टर राजवंश बोलना चाहते थे पर उनके शरीर पर काफी रेशेश पड़ने लगे और गला हद से ज्यादा सूखने लगा। उन्होंने अपनी जेब से दवा निकाली और उसे खा ली। वह मन में बोले, मैं कैसे भूल सकता हूँ कि मैं हमेशा अपनी दवा साथ रखता हूँ। मैंने उस वक्त क्यों नहीं लिए दवा? क्या जरूरत थी मुझे उठने की? वही हॉस्पिटल में निशा बिस्तर पर लेटी थी और रोए जा रही थी। मिशा जो उसके बगल में बैठी थी वह दिलासा देते हुए बोली, निशा रो मत, देखना तुम्हारा हाथ जल्दी ठीक हो जाएगा। अगर यह निशान नहीं गया तो हम तुम्हारी सर्जरी करा देंगे, देखना तुम्हारे हाथ का सारा जला निशान गायब हो जाएगा। निशा रोते हुए बोली, काश वह सारा रंग उस लड़की पर गिर जाता और वह मर जाती तो मानव मेरा हो जाता। उसने तो मुझ पर ध्यान भी नहीं दिया, ना ही मुझसे मिलने आया। इतना कहकर वो बहुत जोर जोर से रोने लगी। उसे संभालते हुए मिशा बोली, शांत हो जाओ, पक्का देखना वह तुम्हारा ही होगा। वही नर्स जो निशा के लिए फ्रूट्स काट रही थी वह मन में बोली, चुड़ैल कहीं की, मेरी प्यारी बेबी डॉल को नुकसान पहुंचाने की सोच रही है। वह कई बार हमारे हॉस्पिटल में आई है, सबका ध्यान रखती है। यह दोनों चुड़ैल कहीं की, अभी मैं मच चखाती हूँ। यह सोचकर ही उसने एक नज़र दोनों बहनों को देखा। जब उसे तसल्ली हुई उसे कोई नहीं देख रहा तो उसने चुपके से टेबल पर रखी सिर दर्द की दवा उठाई जो वह थोड़ी देर पहले मिशा के लिए लाई थी। उसने एक गोली निकालकर उसका चुरा चुरा करके उसे सब में डाल दिया और ले जाकर निशा को दे दिया। फिर वह वार्ड से भाग गई। जैसे ही निशा ने पहला बाइट लिया उसने अपना मुंह बनाते हुए तुरंत उसे थूक दिया। यह कितना कड़वा लग रहा है, कितना गंदा है यह। वही दूसरी तरफ कायरा और परी एक बड़े से रूम में थी, उनके साथ अनुराग और उनके चीफ भी थे। उस रूम में बड़ा सा प्रोजेक्टर लगा था जिसमें इस वक्त 4 लोगों की फोटो मौजूद थी जिन्होंने मास्क लगाया हुआ था। चीफ ने उन फोटो की तरफ इशारा करके उन तीनों से कहा, ध्यान से देखो इन्हें, यह है वह चोर जिन्होंने पिछले 2 दिनों से शहर में दहशत मचा रखी है। ना तो यह डाका डालते हैं, ना चोरी करते हैं, यह सीधा इंसानों को उठाते हैं और फिरौती की रकम मांगते हैं। और अगर इन्हें ज्यादा प्रॉब्लम होती है तो यह उस इंसान को मार भी सकते हैं। आज सुबह ही इन लोगों ने इस शहर के एमएलए को मारा है। कायरा वहीं मौजूद टेबल पर अपने दोनों हाथ रख कर बोली, पर सर अगर इन्हें पैसे चाहिए तो डाका भी तो डाल सकते हैं, ऐसे किडनैप करके लोगों से पैसे क्यों लेते हैं? अनुराग हंसते हुए बोला, क्योंकि इन चोरों का एक वसूल है कि कोई भी चीज चोरी करके अपने पास नहीं रखना चाहते, इसीलिए ये लोगों को किडनैप करके पैसे वसूल करते हैं। परी अजीब सा मुंह बनाकर बोली, यह कौन सा नियम हुआ, बद दिमाग चोर कहीं के। उन तीनों का ध्यान अपनी तरफ करते हुए चीफ बोले, यह केस तुम तीनों के हाथ में है, मुझे जल्द से जल्द चोर अपने सामने चाहिए। इतना कहकर वो रूम से बाहर चले गए। उन्हें जाते हुए देख अनुराग अजीब सा मुंह बनाकर बोला, बूढ़ा कहीं का, बोल तो ऐसे रहे जैसे कोई हलवा है जो 2 मिनट में पेश कर दूंगा। इतना कहने के बाद उसने कायरा से कहा, कायरा मैम चलिए चलकर पकड़ते हैं उस चोर को। परी रूम से बाहर जाते हुए बोली, हाँ क्यों नहीं, पक्का कुणाल आसपास कहीं घात लगाकर बैठा होगा। अगर उसने तुझे कायरा के साथ देख लिया तो पक्का तेरा गला घोट देगा। कुणाल का नाम सुनकर अनुराग बैठ गया, क्योंकि कुछ वक्त पहले ही वो कुणाल से मिला था और कुणाल ने उसे खूब पीटा था क्योंकि उसने कायरा के साथ आइसक्रीम खाई थी और सेम कलर के कपड़े भी पहने थे। वहीं दूसरी तरफ मानव गार्डन के फूल को तोड़कर लिटिल अवनी के बालों में लगाने लगा। उसे यह करते देख लिटिल अवनी बोरियत से उसे देखने लगी। मानव नाराजगी से बोला, बेबी क्या आपको मैं पसंद नहीं हूँ? अब आपको मेरी कोई चीज पसंद नहीं आती? लिटिल अवनी तो पहले हैरान हो गई, फिर उसके गले में बाहें डालकर बोली, ऐसी बात नहीं है हब्बी, चलो न अपन लोग थोड़ा रोमांस करते हैं। उसकी बात सुनकर मानव आंख दिखाते हुए बोला, शट अप, आप आगे से ऐसे खुलेआम कुछ मत बोलना। लिटिल अवनी ने फिर से मुंह फुला लिया। यह देख मानव के अपने सर पर हाथ रख लिया। अचानक मानव की आंखें चमकने लगी। उसने लिटिल अवनी को गोद में उठाया और गैराज की तरफ चला गया। मानव काफी वक्त बाद अपनी बाइक को निकाला रहा था। लिटिल अवनी बाइक को चमकती आंखों से देखकर बोली, हब्बी यह कितनी सुंदर है। माना उसका गाल खींचते हुए बोला, यस बेबी आज लॉन्ग ड्राइव पर जाएंगे। मानव को बात सुनकर बेशर्मी से बोली, हाँ और मैं आपके आगे बैठूंगी, फिर रोमांस करेंगे। मानव उसकी बेशर्म भरी बातों को सुनकर चुप हो गया। उसके कान थोड़ा थोड़ा लाल पड़ गए, यह सोचकर कि लिटिल अवनी बाइक पर उसके आगे बैठेगी और आसपास के लोग उन्हें देखेंगे। थोड़ी देर बाद मानव और लिटिल अवनी निकल गए। मानव ने हेलमेट लगाया हुआ था, उसकी बाइक स्पोर्ट बाइक थी।
ऐसी बाइक दुनिया में केवल 4 ही थी। लिटिल अवनी मानव के आगे बैठी थी, उसके दोनों पैर मानव की कमर पर और दोनों हाथ मानव के गले में और सर सीने पर लगा रखा था। वो खुशी से चिल्लाते हुए बोली, और तेज, हब्बी, और तेज। मानव ने उसकी नहीं सुनी, वो मीडियम की स्पीड में ही चलाता रहा। ऐसा नहीं था कि वह चला नहीं सकता था, लेकिन उसे डर था कहीं कोई दिक्कत ना हो या उसकी प्यारी बच्ची को चोट न लग जाए। अचानक ही लिटिल अवनी को एक शरारत सूझी। उसने मानव के शर्ट के 2 बटन खोल दिए और अपना हाथ अंदर डालकर मानव की बॉडी को छूने लगी। अचानक ही मानव के पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। यह तो अच्छा था मानव काफी अच्छा बाइक चलाता था, वरना लिटिल अवनी की इस हरकत से उन दोनों का ही एक्सीडेंट हो सकता था। मानव उसे मना करते हुए बोला, नहीं बेबी ऐसा मत करो, देखो अभी मैं ड्राइव कर रहा हूँ, हमारा एक्सीडेंट हो जाएगा। लिटिल अवनी ने उसकी बात नहीं सुनी। उसने मानव के सीने को किस करना स्टार्ट कर दिया, बीच बीच में बाइट भी कर रही थी। मानव ने खुद को बड़ी मुश्किल से रोक रखा था। वह मन में बोला, अगर मैं ड्राइव ना कर रहा होता तो फिर अच्छे से सबक सिखाता। ओह गॉड प्लीज मेरी हेल्प करो। वही लिटिल अवनी वह जोर से मानव को बाइट करने लगी। जब उसका मन नहीं भरा तो उसने और 2 बटन खोल दिए। अब मानव का लगभग आधी बॉडी शो हो रही थी। मानव लिटिल अवनी से दांत पीसते में बोला, बेबी मैं यहाँ अंग प्रदर्शन नहीं करने आया हूँ, प्लीज बटन को बंद करो। आपको देखना है तो घर में देख लेना, यहाँ नहीं। देखो अभी सब मुझे देखेंगे। लिटिल अवनी ने उसकी बात नहीं सुनी और अपना गाल मानव के सीने पर जोर जोर से रगड़ने लगी। मानव का मन कर रहा था वह बाइक रोते और यहीं पर इस लड़की को किस कर ले, पर वह ऐसा नहीं कर सकता था क्योंकि वह बड़ा ही शरीफ आदमी है। उसके अंदर शर्म और लज्जा के सारे गुण ठूस ठूस के भरे थे जो कि उसकी बीवी में नहीं थे। अचानक मानव का ध्यान अपने बगल से गुजरी बाइक पर गया, जिसमें पीछे बैठी लड़की अपनी हवस भरी नजरों से उसके सीने को ही घूर रही थी। यह देख मानव को गुस्सा और शर्मा दोनों ही आ रही थी। गुस्सा उस लड़की पर और शर्म इस बात की कि उसकी लिटिल वाइफ ने उसके शर्ट के बटन खोल दिए हैं जो बंद करने को तैयार ही नहीं। मानव ने अपनी बाइक की स्पीड बढ़ा दी। अब वह 100 की स्पीड से भी ज्यादा तेज चल रहा था। धीरे धीरे उसने और भी स्पीड बढ़ा दी। अब उसकी बाइक हवा से बातें कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मानव किसी के साथ रेस कर रहा हो। लगभग आधे घंटे बाद मानव की बाइक एक रेस्टोरेंट पर आकर रुकी। इत्तेफाक से उसी रेस्टोरेंट में 3 काफी अजीब दिखने वाले आदमी बैठे थे। उन तीनों के चेहरे ढके थे। पहला आदमी अपने फोन में गेम खेलते हुए बोला, भाई कुछ तो करना पड़ेगा, जल्दी से कोई मुर्गा ढूंढना जिसे किडनैप करके हम कई सारे पैसे कमा सके। हमने आज ही एमएलए को मारा है पर कमीना कहीं का, उसे कुछ मिला ही नहीं। दूसरे ने उसके कंधे पर हाथ रखे के कहा, राजू चिंता मत करो, हमें जरूर कोई सोने का अंडा देने वाली मुर्गी मिल ही जाएगी। तभी उसके तीसरे साथी की नज़र लिटिल अवनी पर पड़ी, जो अभी भी बाइक पर बैठी मानव को पकड़ी हुई थी और मानव को छोड़ ही नहीं रही थी। मानव कब से उसे छोड़ने को कह रहा था। वह तीसरा आदमी अजीब सी हंसी हंसकर बोला, देखो मिल गई सोने की अंडा देने वाली मुर्गी। वह दोनों आदमी अचानक चौंक गए। फिर उस तीसरे इंसान को देखकर बोले, कहाँ पर है पिंटू? पिंटू ने लिटिल अवनी की तरफ इशारा करके कहा। वह रही, उसके कपड़े देखो काफी अमीर लगती है और उसके साथ जो आदमी है उसे देखकर भी लगता है कि वह काफी अमीर है। और इनकी बाइक यह काफी एक्सपेंसिव है। ऐसी केवल 4 ही है इस दुनिया में। तीनों आदमी अपनी ललचाए आंखों से लिटिल अवनी को देखने लगे, जैसे उसे किडनैप करके मानव की पूरी प्रॉपर्टी ही हड़प लेंगे। पर बेचारे को क्या पता वह लिटिल अवनी को किडनैप करके आफत के सिवा कुछ भी मोल नहीं लेने वाले, क्योंकि लिटिल अवनी खुद ही सबसे बड़ी मुसीबत और आफत है। वही लिटिल अवनी ने आसपास के लोगों को देखा जो मानव को देख रहे थे। यह देख वो बोली, ओए तुम सब अपन के माल को क्यों घूर रहे हो? ये सिर्फ अपन का है, वो भी 100%। समझे? अब जाओ यह से वरना मुंह तोड़ दूंगी। सबको डांटने के बाद वो मानव से बोली, हब्बी आपको शर्म नहीं आती इस तरह अंग प्रदर्शन करते हुए? मानव भौचक्का होकर उसे देखने लगा। क्या वो खुद ये नहीं थी जिसने उसके शर्ट के बटन खोले थे? देख देख मुझे लगता है हमें इस लड़की पर नजर रखनी चाहिए और मौका मिलते ही इसे उठा लेना चाहिए। पिंटू ने अपने दोनों दोस्तों से कहा। राजू मानव की तरफ इशारा करके बोला, उसके लिए हमें इस लड़के को इस लड़की से दूर करना होगा। जिस तरीके से चिपके है लग नहीं रहा कि इस लड़की को किडनैप करना आसान होगा। तभी उनका तीसरा साथी विश्व बोला, चिंता मत करो, यह तो हमारा धंधा है। जब एमएलए को टपका सकते हैं तो इसे तो सिर्फ किडनैप करना है। इतना कहने के बाद तीनों डेविल स्माइल करने लगे, लेकिन मास्क होने के कारण कोई भी उनकी स्माइल देख नहीं पाया। वह तीनों अब लिटिल अवनी और मानव पर नजर रखने लगे। मानव लिटिल अवनी का हाथ पकड़ के रेस्टोरेंट के अंदर आ गया।
लिटिल अवनी उससे अपना हाथ छुड़ाकर जज से कॉर्नर वाली सीट पर जाकर बैठ गई। मानव को डर था कहीं वह गिर न जाए, इसलिए उसे पकड़ने के लिए वह उसके पीछे गया, मगर उससे पहले ही लिटिल अवनी सीट पर बैठ चुकी थी। मानव थोड़ा नाराजगी से उसके बगल में बैठते हुए बोला, बेबी अभी आप गिर जात तो। लिटिल अवनी ने मानव को इग्नोर किया और टेबल पर रखे मेन्यू को उठाकर उसमें तरह तरह के डिश देखकर अपनी लार टपका आने लगी। भले ही वह लिटिल डेविल क्यों ना हो, मगर उसके भी कुछ ख्वाहिशें हैं, जैसे कि खाना, सोना और आलसीपन दिखाना। लिटिल अवनी ने एक डिश की तरफ इशारा करके मानव से कहा, हब्बी यह देखने में बहुत टेस्टी लग रहा है, इसे मंगा दो प्लीज। मानव ने उसको देखा तो उसकी आंखें छोटी हो गई, क्योंकि वह डिश बहुत ही ज्यादा तीखी और मसालेदार थी। मानव उसे मना करते हुए बोला, बिल्कुल नहीं, यह हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। लिटिल अवनी मानव के सीने पर अपना गाल रगड़ते हुए बिगड़ैल बच्चे की तरह बोली, प्लीज हब्बी। उसके इस तरह करने से मानव पिघल रहा था, पर वह इतना अनहेल्थी खाना अपनी लिटिल वाइफ को बिल्कुल भी नहीं खाने दे सकता था, इसलिए उसने अपने दिल पर पत्थर रखकर फिर से मना कर दिया, ये बिल्कुल नहीं। लिटिल अवनी ने मुंह फुला लिया। मानव ने जब उसे मुंह फुलाते देखा तो वह अपना सर पकड़कर बड़बड़ाया, जब देखो छोटी छोटी बात पर गुल्लक जैसे मुंह फुला लेती है, ससुर जी की एकदम डुप्लीकेट है। पता नहीं सासू माँ ने इसे क्या खाकर पैदा किया था, जब देखो बस अपनी चलानी है और जिद करना है। मेरा ही दिमाग खराब था जो मैं बचपन से इसे अपने सर पर चढ़ा कर रखता था, और आज मेरे सर पर तांडव कर रही अपने डैडी के साथ मिलकर। मानव ने गहरी सांस ली और एक वेटर को बुलाकर लिटिल अवनी ने जो कहा था उस डिश के साथ और कई सारी डिसऑर्डर कर दी। लिटिल अवनी उसके गाल पर किस करके बोली, हब्बी मैं तो जानती थी आपसे अच्छा कोई है ही नहीं, आप मुझसे कितना प्यार करते हो कि आपने उस डिश को ऑर्डर कर दिया। लिटिल अवनी ऐसे ही मानव को बटर लगाने लगी। ये बात मानव समझ रहा था, लेकिन फिर भी अच्छा लग रहा था। वह तीनों किडनैपर लगातार मानव और लिटिल अवनी को ही देख रहे थे। पिंटू लिटिल अवनी की हरकतें देख बोला, भाई यह तो बच्ची है, लगता है इसके परिवार वाले इससे प्यार नहीं करते, तभी तो कच्ची उम्र में ही इसके हाथ पीले कर दिए। विशु उसके सर पर मारते हुए कठोर आवाज में बोला, हमें इससे मतलब नहीं है कि उसकी शादी हुई है या नहीं, मतलब इससे है कि हमें पैसे चाहिए। मानव को काफी देर से लग रहा था जैसे कोई उन दोनों को घूर रहा। उसने अपनी नजरें चारों तरफ घुमाई, तभी उसकी नजर तीन अजीब मास्क पहने शख्स पर गई, जो कि वह तीनों किडनैपर ही थे जो लोगों को किडनैप करके फिरौती के पैसे मांगते। मानव ने जब देखा वह तीनों उसकी लिटिल वाइफ को घूर रहे हैं तो गुस्से से उसकी नसें उभर आई। अचानक ही राजू और मानव का आई कांटेक्ट हुआ। राजू ने डरकर अपनी नजरें फेर ली और अपने दोनों साथियों से घबराते हुए बोला, भाई उधर उस लड़की का हस्बैंड हमें कैसे घूर रहा है, जैसे दुनिया से विदा कर देगा। उन दोनों ने अपनी साथी की बात सुनी तो उन्होंने भी नजरें फेर ली ताकि मानव को शक न हो। अब तक वेटर भी ऑर्डर लेकर आ चुका था। उसने सभी डिश को टेबल पर रखा और चला गया। लिटिल अवनी ने चम्मच उठाया और अपनी मंगाई डिश को अपने मुंह में डाल लिया, मगर अगले ही पल वो जोर से चिल्लाई, अभी तीखा है, बहुत ही ज्यादा, आह कितना सादा करवा है, कुछ करो हब्बी, मैं मरने वाली हूँ, मुझे तो लगता है मैं अभी मर जाऊंगी। अभी हॉस्पिटल चलो, जल्दी से डॉक्टर को तो बुलाओ कोई। जीव भैया कहाँ हो आप, प्लीज मेरी हेल्प करो, मैं मरने वाली हूँ। उसे ऐसे चिल्लाते देख मानव ने सबसे पहले उसके मुंह से चम्मच निकालकर नीचे रखा और उसे पानी पिलाते हुए बोला, मना किया था ना मैंने कि ये करवा है, पर आप कहाँ सुनती हो मेरी। पानी पीने के बाद लिटिल अवनी, जिसकी आंखों में ढेर सारा आंसू भरा हुआ था, अपने पलके झुकाते हुए शिकायती लहजे में बोली, डांट लो हब्बी, आप मुझे डांट लो, मेरी कोई गलती नहीं है, गलती तो इन होटल वालों की है। कितना करवा खाना है, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने ही बोला हो इसमें मिर्ची डालने को ताकि मैं ना खाऊं, वैसे भी आपने मना किया था सब खाने को। उसकी शिकायत सुनकर मानव अपना मुंह खोले उसे देख रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी बीवी उस पर इल्जाम लगा रही कि उसने उसको तीखा खाना खाने दिया। शायद लिटिल अवनी को कुछ ज्यादा ही करवा लग रहा था, इसीलिए वह अपनी जीभ बार बार बाहर निकाल रही थी। यह देख मानव का भी थर की मन डोल उठा। ना चाहते हुए भी उसकी नज़र बार बार लिटिल अवनी के जीभ पर जा रही थी, फिर उसके होठों पर। उसका मन किस करने का कर रहा था, पर जैसे ही उसने ध्यान दिया आसपास के सभी लोग उसे ही देख रहे तो उसके कान थोड़े लाल हो गए। लिटिल अवनी मानव को झिंझोड़ते हुए बोली, हब्बी वह जैसे टीवी सीरियल में होता है ना, हीरोइन को तीखा लगता है तो हीरो उसे किस करता है। हब्बी आप भी करो ना, जल्दी करो ना, कितना करवा लग रहा है। मानव ने उसकी बात को इग्नोर किया और अपनी जेब से एक टॉफी निकालकर उसके मुंह में डाल दिया। लिटिल अवनी कहाँ मानने वाली थी, उसको तो किस ही चाहिए थी। उसने 3-4 बार टॉफी को चूसा,
फिर सीधा मानव के गालों को पकड़ा और उसके होठों पर किस करने लगी। अचानक ही मानव की आंखें बड़ी हो गई। मानव को भी अपने मुंह में तीखे का एहसास हुआ। फिर उसे मीठा मीठा सा लगा जो वो टॉफी थी। मानव पहले उसे दूर करना चाहता था, मगर उसका मन भी थरकी हो गया। आखिर लिटिल अवनी के संगत का असर जो था, लिटिल अवनी मानव को छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। लगभग 10 मिनट बाद मानव को होश आया। उसने देखा आसपास सब अपना मुंह फाड़े उन्हें ही देख रहे हैं। तो उसने तुरंत लिटिल अवनी को उसकी सीट पर बैठाया और पानी भरे ग्लास को उठाकर पानी पीने लगा। उसने एक ही सांस में सारा पानी पी डाला और लंबी लंबी सांसें लेने लगा। मानव बोला, ही भगवान, मेरे बच्चे को ऐसा मत बनाना वरना पता नहीं क्या होगा। ससुर जी और मेरी बीवी कम थे जो वह भी ऐसा निकलेगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। वहीं दूसरी तरफ आरव का घर। आरव ने भी ऑफिस से छुट्टी ले रखी थी, या यूं कहें नीरज जी को परेशान करने के लिए मानव ने आरव को भी छुट्टी दे दी थी। खुशी आराम से अभी भी पूरे बेड पर फैल कर सो रही थी, जैसे कि पता नहीं कौन सा काम करके आई हो। वही आरव पूरे घर की सफाई करने के बाद उसने खाना बनाया और खुशी को उठाने आ गया। आरव कंबल को हटाते हुए बोला, उठो खुशी, देखो दोपहर होने वाली है, तुम अभी भी सो रही हो। खुशी अंगड़ाई लेते हुए बोली, अरे सैया, सोने दो ना, इतने दिनों बाद तो नींद आई है। आरव उसे ऐसे देख रहा था जैसे पागल को देख। वह गुस्सा करते हुए बोला, तुम रोज तो इतना सोती हो, 24 घंटे में लगभग 10 से 12 घंटा तो तुम सोते की हो। अब चुपचाप उठ जाओ, फिर मैं तुम्हें घुमाने ले जाऊंगा। घूमने का नाम सुनकर खुशी के अंदर तो एक्स्ट्रा एनर्जी आ गई। वह तुरंत उठकर बाथरूम में भाग गई। आधे घंटे के अंदर ही नहा धोकर तैयार हो गई। खुशी वॉशरूम से बाहर निकलकर आरव का हाथ पकड़कर बाहर जाते हुए बोली, चलो सैया घूमने। खुशी को इतनी जल्दी करता देख आरव हैरान हो गया कि यह आलसी लड़की जो अभी सो रही थी वो इतनी जल्दी तैयार भी हो गई, सिर्फ घूमने के लिए। आरव ने पहले उसे ब्रेकफास्ट कराया और वह भी अपनी बाइक से खुशी को लेकर बाहर घूमने चला गया। वह लोग एक चौराहे से गुजर रहे थे, तभी वहां पर एक काला कपड़ा पहना शख्स BMW कार पर टेक लगाए खड़ा था। जैसी उसकी नज़र खुशी और आरव पर पड़ी, उसके चेहरे पर खतरनाक मुस्कान आ गई। वह तुरंत उनका पीछा करने लगा। वहीं दूसरी तरफ जीव अभी एक ऑपरेशन करके आया था। वह अपने केबिन से निकलकर बाहर जा रहा था ताकि वो एक नर्स से टकरा गया। जीव उसको सही से खड़ा करते हुए बोला, सॉरी सिस्टर। अपने लिए सिस्टर सुनकर उस नर्स ने जीव को एक जोरदार तमाचा लगा दिया। बेचारा जीव हैरानी से उस नर्स को देखते हुए बोला, सिस्टर आपने मुझे। जीव ने इतना की कहा था कि तभी उसका ध्यान उस नर्स के चेहरे पर गई, जिसे देख उसके चेहरे की हवाइयां उड़ी गई। वो नर्स दांत पीसते बोली, तुम दुनिया के ऐसे पहले बॉयफ्रेंड होंगे जो अपनी ही गर्लफ्रेंड को सिस्टर बोल रहे हो। अरे नर्स हूँ तो क्या हुआ, नाम से भी तो बुला सकते हो। जीव हड़बड़ाते हुए बोला, ऐसी बात नहीं है, शुरू से ही मुझे आदत है हर नर्स को सिस्टर बुलाने की। वैसे भी नर्स को तो सिस्टर ही बोलते हैं। सॉरी, मैं भूल जाता हूँ कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। तान्या उसे धमकी देते हुए बोली, तुमने वादा किया था तुम होली के दिन अपनी फैमिली से मिलाओगे, तुम नहीं ले गए मुझे। ऊपर से जब देखो सिस्टर बोलते रहते हो। अगर अगली बार से तुम्हारे मुंह से मैंने अपने लिए सिस्टर सुना तो याद रखना, उसी दिन राखी बांध के जाऊंगी। राखी वाली बात सुनकर जीव ने अपने हाथ पीछे कर लिए और डर कर बाहर भाग गया कि कहीं सच में वह राखी न बांध दे। वह हर बार अपनी गर्लफ्रेंड को सिस्टर बोल देता है, अब बेचारा करे ही क्या। वह इस हॉस्पिटल का डॉक्टर और उसकी गर्लफ्रेंड इस हॉस्पिटल की सिस्टर है। वही कायरा और परी, अनुराग और अपनी टीम के साथ उन किडनैपर्स को ढूंढने निकल चुकी थी जो पिछले 2 दिन से लोगों को किडनैप करके पैसे मांग रहे थे। उन्हें खबर मिली थी कि वह किडनैपर इस वक्त एक होटल में रुके हुए हैं। वो लोग अपनी टीम के साथ वहां के लिए निकल गए। उन लोगों ने होटल पहुंचकर सभी रूमों को चेक करना शुरू कर दिया, मगर जैसा ही कायरा ने रूम नंबर 111 में चेक किया, उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई, क्योंकि रूम 111 के अंदर एक जाना पहचाना शख्स बिना कपड़ों के लेटा हुआ था और उसके बगल में एक लड़की थी। कायरा ने परी को बुलाते हुए कहा, परी यहाँ देखो। ये दोनों तो वो इसके आगे नहीं बोल पाई। परी कायरा की आवाज सुनकर रूम के अंदर आई तो बेड पर सो रहे 2 जाने पहचाने लोगों को देखकर उसकी भी आंखें बड़ी हो गई। परी हकलाई, ये तो वही लिटिल अवनी जो अभी तक भोली भाली थी, अचानक मानव के वॉशरूम जाते ही बदल गई। उसका चेहरा कठोर हो गया और वो उन तीनों किडनैपर्स को जानलेवा नजरों से देखने लगी। अचानक ही उसके चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई, मगर 2 सेकंड के अंदर गायब भी हो गई। कंटिन्यू। लिटिल अवनी मानव का इंतजार कर रही थी। अचानक उसकी नज़र एंट्रेंस की तरफ गई, जहां से मिस्टर मित्तल किसी के साथ बात करते हुए आ रहे थे। उनको देख लिटिल अवनी का चेहरा एक्सप्रेशनलेस हो गया। कोई नहीं कह सकता कि यह वही लिटिल अवनी है जो थोड़ी देर पहले मानव के साथ हंसी खुशी बातें कर रही थी। लिटिल अवनी उन्हें देखकर
अपनी आंखें छोटी करके धीरे से बोली, ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं? तभी उसने देखा सोम भी मिस्टर मित्तल के पीछे पीछे अंदर की ओर आ रहा था। पता नहीं क्यों पर लिटिल अवनी को कुछ गलत होने का आभास हो रहा था। उसने अपना फोन निकाला और किसी को फोन करके कठोर आवाज में कहा, जाओ और हब्बी को प्रोटेक्ट करो, हो ना हो यह लोग उन्हीं के लिए ही आए हैं। इतना कहकर उसने फोन कट कर दिया और अपनी नजरों को घुमाकर उन किडनैपर्स को घूरने लगी। किडनैपर भी अपनी तैयारी में लगे थे कि कैसे उन्हें लिटिल अवनी को किडनैप करना है। वहीं दूसरी तरफ मानव वॉशरूम के मिरर में खुद को देख अपने हाथ धो रहा था। मानव को अपने आसपास थोड़ा अजीब लगने लगा। उसने अपनी आंखें छोटी कर ली और चारों तरफ देखने लगा। उसका चेहरा इस वक्त एक सप रेशंसलेस था। मानव को अच्छे से याद था, थोड़ी देर पहले कई लोग इस वॉशरूम में थे, पर अभी कोई नहीं है। वह धीरे धीरे हर एक चीज को अच्छे से ऑब्जर्व करने लगा। तभी उसे अपने गर्दन पर हल्का सा दर्द हुआ। मानव ने अपना राइट हैंड उठाकर अपनी गर्दन पर जैसे ही रखा, खिड़की से किसी ने उस पर फायर कर दिया, पर मानव जल्दी ही साइड हो गया और वह गोली सीधा दीवार पर लग गई है। मानव जल्दी वॉशरूम से बाहर निकल आया और वॉशरूम से बाहर निकलते ही उसकी आंखें बड़ी हो गई, क्योंकि वहां पर दर्जनों लोग उस पर गन ताने खड़े थे। लेकिन मानव के चेहरे पर बिल्कुल भी सिकन नहीं आई। मानव ने सभी को घूरते हुए डरावनी आवाज में कहा, बहुत है दुनिया में हमारे चाहने वाले कि उन्हें हमसे इतनी मोहब्बत है कि हमारे पीछे यहाँ तक आ गए, पर पत्थर दिल तो हम भी ना है, कुछ ना कुछ तो बदले में देकर ही जाएंगे। इतना कहकर मानव अजीब तरह से अपनी गर्दन को हाथ से सहलाने लगा और अपनी तेज लाल आंखों से सभी को देखने लगा। धीरे धीरे वह का माहौल बहुत ही ज्यादा डरावना हो गया। सामने वाले इंसान ने मानव पर हमला कर दिया। मानव ने अपनी गन निकाली और डायरेक्ट उसके माथे पर शूट कर दिया। एक पल के लिए वहां सन्नाटा छा गया और उस शांति को चीरती हुई एक आवाज सभी के कानों में पड़ी। कई सारे काले कपड़े पहने बॉडीगार्ड्स भागकर उन्हीं की तरफ आ रहे थे। मानव को लगा यह भी शायद उसे मारने ही आए हैं। वह कुछ करता उससे पहले भी बॉडीगार्ड आकर उसके सामने खड़े हो गए और सर झुकाकर बोले, बॉस आप जाइए यहाँ से, हम देख लेंगे। मानव अपनी आंखें छोटी करके उसे देखने लगा तो वो बॉडीगार्ड आगे बोला, बॉस बाहर मैडम को भी खतरा हो सकता है। लिटिल अवनी का नाम सुनकर मानव घबरा गया। अगर उसके दुश्मनों ने उसकी लिटिल वाइफ को नुकसान पहुंचाया तो वह क्या करेगा? वो पूरी दुनिया को आग लगा देगा। मानव भागते हुए लिटिल अवनीत के पास गया। उसके जाते ही बॉडीगार्ड ने उन सभी पर हमला कर दिया जो मानव के ऊपर गन तान के खड़े थे। मानव बाहर आया तो उसने देखा लिटिल अवनी अपनी चेयर पर ही बैठी है, मगर उसके सामने सोम और मिस्टर मित्तल बैठे थे। उन दोनों आदमी को देख मानव की त्यूरियां चढ़ गई। वह किसी भी अनजान आदमी को अपने लिटिल वाइफ के पास बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। ऐसा सोचते ही वो तुरंत उनकी तरफ बढ़ गया। लिटिल अवनी के पास पहुंचकर उसने लिटिल अवनी को अपने बाहों के घेरे में लेकर मिस्टर मित्तल से गुस्से में कहा, हद में रहिए, बेहतर होगा मेरी वाइफ से आप और आपका बेटा दूर रहे, वरना मुझे भी खून की नदियां बहाने में वक्त नहीं लगेगा। मानव के इस तरह बोलने से मिस्टर मित्तल हंसने लगे। वह अपने पैर पर दूसरा पैर चढ़ाते हुए बोले, मानव सिंह कब तक बचाओगे इस नाबालिग लड़की को? मैं तुम्हें दुनिया की हर नाबालिग और छोटी लड़की दे दूंगा, तुम इस लड़की को मेरे सोम को दे दो। उनकी बात सुनकर मानव की आंखें आग उगलने लगी। गुस्से के कारण मानव कांपने लगा। मिस्टर मित्तल को पता नहीं था कि वह मानव के अंदर सोए हुए जानवर को जगा रहे हैं। मिस्टर चुप नहीं हुए। वो आगे बोले, आखिर इस लड़की में है क्या? एक बार मेरा बेटा इसे खेल ले, जब उसका मन भर जाएगा तो इसे जाना। गुस्से कारण मानव की नसें दिखने लगी। उसकी आंखें सुर्ख लाल हो गई। वहां के आसपास के एरिया का टेम्परेचर अपने आप ही बढ़ने लगा। पूरा माहौल डरावना हो चुका था। मानव ने अचानक मिस्टर मित्तल की गर्दन पकड़ ली और दबाते हुए दांत पीसकर डरावनी आवाज में बोला, अगर हिम्मत है तो मेरी बीवी के बारे में फिर से बोलो। अगर तेरी इस गर्दन को तेरे शरीर से अलग न कर दिए तो मेरा नाम भी मानव सिंह नहीं और तेरे इस बेटे के हजारों टुकड़ों करके कुत्तों को खिला दूंगा। कुछ भी करना, पर मानव सिंह के मोहब्बत को उससे दूर करने के बारे में मत सोचना, क्योंकि वह सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, पर यह नहीं। जब तक मेरी मोहब्बत मेरे साथ है तब तक मानव सिंह शांत है, और जिस दिन मेरी मोहब्बत मुझसे दूर हुई उस दिन तुम मेरे अंदर के उस राक्षस को देखोगे जो तुमने कभी देखा भी नहीं होगा। इतना कहकर उसने एक झटके से मिस्टर मित्तल की गर्दन छोड़ दी। मिस्टर मित्तल का बैलेंस बिगड़ा और वो जमीन पर गिर पड़े। सोम मानव को उंगली दिखाकर बोला, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी धमकी से मैं डर जाऊंगा? कभी नहीं। वैसे भी जो लोग गरजते हैं वह बरसते नहीं। इतना कहकर वो लिटिल अवनी को ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोला, इस नए नवेले फूल का रस तो मैं पीकर ही रहूंगा, वह भी रोज अपने बेड पर।
अपनी बाहों में लेकर उसने इतना ही कहा था कि मानव ने एक जोरदार पंच उसे जड़ दिया। सोम कुछ करता उससे पहले ही मानव ने उसे एक लात मारी। सोम हवा में उड़ता हुआ 10 मीटर दूर जाकर गिरा। इससे पता लगाया जा सकता है कि मानव ने कितनी ताकत लगाकर उसे मारा था। सोम के मुंह से खून निकल आया। वह हंसते हुए गुस्से से मानव को भड़काते हुए बोला, मानव सिंह, तुम मुझे रोक नहीं पाओगे। देखना, तुम्हारी बीवी खुद चलकर मेरे पास आएगी तुम्हें छोड़कर। आखिर तुम्हारे पास है ही क्या? कुछ भी तो नहीं। सब कुछ तो अवनी ने अपने नाम करा लिया है। अब उसे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं होगी। सोम की ऐसी जहरीली बातें सुनकर मानव को और गुस्सा आ रहा था। तभी उसकी लास्ट वाली बात सुनकर मानव अपनी जगह पर जम गया। सच में तो था, अब उसके पास कुछ नहीं है। उसका सब कुछ तो उसकी बीवी ने ले लिया। मानव ये सब अपने दिमाग से झटक दिया। वो ऐसी हजारों प्रॉपर अपनी वाइफ के नाम कर सकता है। ये सोचते ही वो धीरे से बोला, नहीं, यह मेरे दिमाग के साथ खेल रहा है। यह बस मुझे भड़का रहा है। मानव सोम के पास जाकर उसके सीने पर अपना पैर रखकर डरावनी आवाज में बोला, तेरी इतनी औकात नहीं कि तू मानव सिंह से बात कर सके। वह मेरी पत्नी है, मेरे साथ रहेगी। मैं उसे खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। वह सिर्फ मेरी है, सिर्फ मेरी, समझे तुम? सिर्फ मेरी। मैं शांत हूं क्योंकि वह मेरे पास है। अगर वह मुझसे दूर हुई तो मैं तुम सबको जान से मार डालूंगा। से सब कहते हुए मानव सनकी लग रहा था। फिर वो बुरी तरह से सोम को मारने लगा। वही लिटिल अवनी भी मानव को इस तरह देखकर डर गई, लेकिन उसे इस बात से भी गुस्सा आ रहा था कि सोम ने मानव के मन में यह बात डाल दी कि वह मानव को छोड़कर चली जाएगी। इस चीज से लिटिल अवनी बहुत ही परेशान थी। उसे पता था मानव को उस पर भरोसा है, पर मानव की प्रॉपर्टी भी तो उसके नाम थी। अगर उस पर से मानव का विश्वास डगमगा गया तो वो क्या करेगी? मानव सोम को छोड़कर लिटिल अवनी के पास आया और उसे गुस्से से देखने लगा। उसके गुस्से से भरी आंखें लिटिल अवनी देख नहीं पाई और अपनी नजरें नीचे कर ली। मानव ने उसका हाथ पकड़ा और बाहर निकल गया। वो किडनैपर भी उनके पीछे पीछे चले गए। वही सोम लेटे लेटे हंसने लगा। वो हंसते हुए बोला, मानव सिंह, तुम्हारी यही तो कमजोरी है। अब देखो मैं कैसे तुम्हारी जिंदगी तुमसे अलग करता हूँ। बस इंतजार करो। इतना कहकर वो पागलों की तरह हंसने लगा। वही मानव अभी भी बेहद गुस्से में था। लिटिल अवनी की हिम्मत नहीं हो रही थी वह कुछ बोल दे या फिर उससे नजरें मिला ले। मानव भले ही गुस्से में था पर उसने अभी भी ऐसा कोई काम नहीं किया कि लिटिल अवनी हार्ट हो। उसने बाइक स्टार्ट किया और लिटिल अवनी को अपने आगे बैठा दिया। वो हेलमेट लगाने से पहले लिटिल अवनी की आंखों में देखने लगा। लिटिल अवनी अपनी नजर झुकाए बैठी थी। वो थोड़ा कांप भी रही थी। यह महसूस करके मानव ने लिटिल अवनी से थोड़ा नर्म आवाज में कहा, मेरी आंखों में देखो। मैं लिटिल अवनी ने उसकी आंखों में देखा तो मानव ने सर्द आवाज में उसके गालों को सहलाते हुए कहा, जब तक तुम मेरे साथ हो मैं हर वक्त कोशिश करूंगा कि मैं शांत और एक अच्छा हब्बी रहूं, पर जिस दिन तुम मुझसे दूर गई या कोई भी गैर मर्द तुम्हारे करीब आया तो उसी दिन यह शांत और प्यारा मानव अपने आप ही मर जाएगा। तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी अधूरी है मेरे महबूब। ये मानव सिंह जो कभी किसी के सामने नहीं झुका, वह तुमसे भीख मांगता है। कभी मुझे छोड़कर मत जाना वरना मैं सब तहसन हंस कर दूंगा। फिर दुनिया वालों को ही नहीं तुम्हें भी मेरे अंदर के राक्षस को झेलना होगा। इतना कहकर उसने लिटिल अवनी के होठों पर किस कर लिया। धीरे धीरे उसकी किस वाइल्ड होती जा रही थी। उसने जोर से उसकी कमर पकड़ ली। इतनी जोर से पकड़ी थी कि लिटिल अवनी की आह निकल गई। मानव बहुत ही ज्यादा इनसिक्योर फील कर रहा था। खासकर सोम की बातों का उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ। जब सोम ने उसकी बीवी को बुरी नजर से देखा, वह शांत है तो सब उसे शरीफ समझने लगे, पर मानव ने ठान लिया था अब अपनी वाइफ को छोड़कर वो किसी के लिए भी अच्छा नहीं रहेगा। आज से वह सबके लिए डेविल रहेगा, जो एक हार्टलेस इंसान है, क्योंकि कोई भी उसके अच्छाई के लायक नहीं। ये सोचते हुए मानव और वाइल्ड तरीके से लिटिल अवनी को किस कर रहा था। वो लिटिल अवनी को खुद के और करीब कर रहा था, जैसे खुद में ही समा लेगा। किस से लिटिल अवनी का दम घुटने लगा। वह अपने हाथों से मानव के सीने पर मारने लगी। मानव धीरे धीरे और फोर्स लगाने लगा। तभी उसे एहसास हुआ वो क्या कर रहा। मानव एकदम से पीछे हो गया और घबराते हुए लिटिल अवनी के चेहरे को पकड़कर बोला, सॉरी बेबी, ऐसा दोबारा नहीं होगा। लिटिल अवनी के होठों से खून बह रहा था। वह तेज तेज सांसें ले रही थी। मान ने आज तक उसके साथ ऐसा नहीं किया था। हाँ, जब ऋषि था तब कई बार वह ऐसी हरकतें करता था। एक बार फिर से मानव इनसिक्योर फील कर रहा। लिटिल अवनी उसे बताना चाहती थी वह सिर्फ उसकी है। मानव ने तुरंत लिटिल अवनी को गले लगा लिया। मानव के अंदर का जानवर तो तभी जाग गया था जब सोम ने लिटिल अवनी को उससे अलग करने की बात की, क्योंकि मानव इन दिनों शांत था। वो प्यारा मानव था। उसने अपने अंदर के जानवर को दबा के रखा था,
पर वक्त आ गया है उसे बाहर निकालने का। मानव रेस्टोरेंट की तरफ देखकर सनक भरी आवाज में मन में बोला, मैं सब तबाह कर दूंगा अगर किसी ने भी मुझसे मेरी जिंदगी छीनी, जैसे मेरी मॉम डैड मुझे छोड़कर गए। मैं अपनी लिटिल वाइफ को नहीं जाने दूंगा। मैसेज अवनी मानव सिंह राजवंश। मेरी थी, है और हमेशा रहेगी। उसकी किस्मत तभी लिख दी गई थी जब वह इस दुनिया में आई थी। इतना कहकर मानव के चेहरे पर डरावनी मुस्कान आ गई। यह वह मानव नहीं लग रहा था जो इतने वक्त तक शांत और समझदार था। कंटिन्यू। मानव के अंदर कहीं ना कहीं ये डर बैठ गया था कि अगर वो शांत रहा तो कोई भी उसकी लिटिल वाइफ को आसानी से उससे दूर कर सकता है। मानव ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मानव ने बाइक स्टार्ट किया और घर के लिए निकल गया। वो बाइक को बहुत ही स्पीड में चला रहा था। वही लिटिल अवनी का डर के बुरा हाल हो रहा था। एक तो मानव गुस्से में था, दूसरा वो इतनी तेज बाइक चला रहा था। वो हकलाते हुए मानव से बोली, हब्बी प्लीज धीरे चलाइए ना। मानव थोड़ा सख्त आवाज में बोला, मुझे छोड़ना मत, टाइट पकड़ो। इतना कहकर उसने और भी ज्यादा स्पीड बढ़ा दी। लिटिल अवनी एकदम ऑक्टोपस जैसे उससे चिपक गई। यह सोच रही थी कहीं वह रास्ते में ना गिर जाए। वहीं दूसरी तरफ कायरा और परी अभी भी बेड को देख रहे थे जहां पर दो लोग बिना कपड़ों के लेटे हुए थे। कायरा ने अपनी पूरी टीम को बाहर भेज दिया और पानी का जग उठाकर आदमी के चेहरे पर मरते हुए दांत पीसकर बोली, अगर नींद पूरी हो गई हो तो उठ जाओ। वह आदमी पानी पड़ते ही हड़बड़ा गया। कौन है जिसकी हिम्मत हुई पानी डालने की? इतना कहकर उस आदमी ने अपने सामने खड़ी कायरा और परी को देखा। उन दोनों को देखते ही उसके सिटी पिटी गुल हो गई। पर फिर परी अपने दांत पीसते हुए उस आदमी से बोली, सर हमें आपसे यह उम्मीद नहीं थी। आपने तो कहा था आप जरूरी काम से जा रहे हैं, यही आपका जरूरी काम है। उसकी बात खत्म होते ही कायर भी बरस पड़ी, चीफ हम यहाँ पर अपनी जी जान लगाकर इस किडनैपर को ढूंढ रहे हैं और आप यहाँ पर यह सब कर रहे छी, शर्म आनी चाहिए आपको। जी हाँ, यह आदमी कोई और नहीं बल्कि कायरा और परी का चीफ है। चीफ अपनी आंखें छोटी करके बोले, तो इसमें गलत क्या है? अभी मेरी उम्र ही क्या है, सिर्फ 34 का ही तो हूँ और कुंवारा भी। बेहतर होगा जाकर उसे ढूंढो, मेरे काम में टांग मत अड़ाओ। तभी अनुराग भी रूम के अंदर आ गया और चीफ को इस हालत में एक लड़की के साथ देख वह भी चौंक गया। अनुराग हकलाते हुए बोला, हमें तो पता चला था इस रूम में किडनैपर्स है, पर यहाँ तो आप है चीफ। अचानक सभी को माजरा समझ आ गया। उन किडनैपर ने इन लोगों को गुमराह किया और उनके चीफ के रूप में लाकर खड़ा कर दिया। वहीं दूसरी तरफ आरव की बाइक का पीछा अभी भी वह कार कर रही थी। यह बात आरव ने भी नोटिस कर ली, पर इस समय उसने इग्नोर कर दिया। आरव खुशी को लेकर शहर के सबसे बड़े मॉल में पहुंचा। उसने खुशी को एंट्रेंस पर उतार दिया और बोला, मैं बाइक को पार्क करके आता हूँ। इतना कहकर वो चला गया। जैसे ही आरव बाइक पार करके बाहर निकला, कई सारे लोगों ने उसे घेर लिया। ये देख आरव का चेहरा भावहीन हो गया। उसकी आंखों में मानो खून उतर आया हो। वो कठोर आवाज में बोला, कौन है तुम लोग और मुझसे क्या चाहिए? आखिरी मौका दे रहा हूँ, यहाँ से चले जाओ वरना बहुत बुरा होगा। जिन लोगों ने उसे घेरा था उनमें से एक हंसते हुए बोला, मरने वाले हो लेकिन धमकी देना जैसे तुम लोगों के खून में है। आखिर वह मानव सिंह तुम्हें देता है क्या है जो तुम उसके लिए इतने वफादार हो? वक्त है हमारे साथ मिल जाओ। उनकी बात सुनकर आरव का खून खौल उठा। उसने एक जोरदार लात अपने सामने वाले आदमी को मारा। वहां पर लगभग 10 से 15 लोग थे जिन्हें आरव आसानी से हरा सकता था। उन लोगों ने भी आरव पर हमला कर दिया। आरव अब एक एक करके सभी को मारता जा रहा था। अचानक ही आरव की गर्दन में एक निडल चुभो दी गई। देखते ही देखते उसका शरीर भारी होने लगा, पर फिर भी वह लोगों से लड़ रहा था। शायद उसकी बॉडी उसका साथ नहीं दे रही थी। धीरे धीरे उसके आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और वह जमीन पर गिर गया। यह देख जो लोग आरव को मारने आए थे वह हंसने लगे। उन्होंने अपने हाथ में एक बड़ा सा खंजर निकाला और आरव की तरह बरने लगे। उस आदमी ने जैसे ही आरव को मारने के लिए अपना हाथ उठाया, किसी ने उसका हाथ पीछे से पकड़कर मरोड़ दिया और उस खंजर से उसका गला काट दिया। एक जोरदार चीख के साथ वह आदमी वही निहाल होकर गिर पड़ा। यह देख उस आदमी के साथी भी हरकत में आ गए, मगर जैसे ही उन्होंने हमला करने वाले इंसान को देखा सबके होश उड़ गए, क्योंकि उनके सामने एक 18 या 19 साल की लड़की खड़ी थी। वो लड़की कोई और नहीं खुशी थी। जैसे ही खुशी की नज़र आरव पर पड़ी वह आग बबूला हो गई। भले ही खुशी दिखने में नाजुक और बेवकूफ़ हो, पर वो अंदर से बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग और खतरनाक थी। कुणाल ने अपनी दोनों बहनों को बचपन से ही हर चीज़ की ट्रेनिंग दी थी ताकि मुसीबत के वक्त वो लड़ सके। पर जब से खुशी लिटिल अवनी से मिली है, लिटिल अवनी ने उसे अपनी स्पेशल ट्रेनिंग दी थी, या यूं कहें तो कहना गलत नहीं होगा कि खुशी पहले से ज्यादा खतरनाक हो गई थी। खुशी और श्री दोनों ही अंदर से बहुत ही खतरनाक है। खुशी गुस्से से बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे हाथ लगाने की?
मैं तुम सबको छोड़ दूंगी, बस मुझे यह बताओ इसे हाथ किसने लगाया था। वही सब लोग खुशी को हल्के में ले रहे थे, पर खुशी कोई मजाक नहीं कर रही थी। उसने फिर से डरावनी आवाज में पूछा। मैंने पूछा किसने इससे छुआ था। एक आदमी आगे आकर बोला, मैंने छुआ। तो क्या करेगी तुम, हमें भी छुओगी? चल मैं तैयार हूँ, आओ और हाथ लगा मुझे। इतना कहकर वो हंसने लगा। खुशी उसे देखकर अजीब तरह से मुस्कुराने लगी और बाकी सब की तरफ देखकर बोली, तुम सबको भागना है तो जा सकते हो, शिवाय इस आदमी के जिसने मेरे सैया को छूने की हिम्मत की है। वह आदमी अभी भी खुशी को हल्के में ले रहे थे। तभी एक आदमी दौड़ते हुए खुशी के पास आया और उसे एक बोतल थमा दी और फिर तुरंत वहां से चला गया। वह आदमी अभी भी हंस रहा था जिसने आरव पर वार किया था कि खुशी ने उसे एक लात मारकर जमीन पर गिरा दिया और उस बोतल में जो लिक्विड था उसे उसके हाथ पर डाल दिया। एक दर्द भरी चीख पूरे पार्किंग एरिया में गूंज उठी। किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी एक छोटी सी लड़की इतनी खतरनाक हो सकती है। खुशी पागलों की तरह हंसते हुए बोली, याद रखना मेरे सैया को छूने का हक सिर्फ मेरा है। किसी ने भी आंख उठाकर उसे भी तो मैं उसकी आंखें निकाल लूंगी। यह कोई मजाक नहीं है, मैं कभी मजाक नहीं करती। वो आदमी अभी भी चिल्ला रहा था और उसके साथी डर के भाग गए, इस डर से कहीं खुशी उन्हें भी अपने चपेट में न ले। खुशी ने सबको इग्नोर किया और आरव के बाल को छूते हुए कहा, क्यों भूल जाते हैं ये लोग, आपको छूने का हक सिर्फ मेरा है। ऐसे कैसे मैं यह हक किसी को भी दे दूं? मेरा यह प्यार करने वाला साइड सिर्फ आपके लिए ही तो है। जब से आपको पहली बार देखा था तब से ही आप मेरे हो गए थे। इतना कहकर वह अजीब तरह मुस्कुराने लगी। वही आरव अगर खुशी का ये साइड देख लेता वह तो बेहोश हो जाता। वही दूसरी तरफ मानव लिटिल अवनी को लेकर घर पहुंच चुका था। वह लिटिल अवनी को खींचते हुए रूम में ले गया। हॉल में बैठे सभी लोग मानव को इतने गुस्से में देखकर हैरान थे, क्योंकि मानव कई महीनों से शांत था। उसने इतना गुस्सा नहीं किया। अचानक उसे इतने गुस्से में देखकर सब परिवार वाले कंफ्यूज होकर एक दूसरे को देखने लगे। रूम में पहुंचकर मानव ने उसको बेड पर बैठाया और खुद जाकर दरवाजा बंद कर लिया। उसने दरवाज इतनी तेज बंद किया था कि उसकी आवाज पूरे घर में गूंज उठी। मानव ने लिटिल अवनी को गोद में उठाया और शावर के नीचे जाकर खड़ा हो गया। शावर का पानी मानव और लिटिल अवनी के ऊपर लगातार गिर रहा था। मानव अपनी आंखें बंद करके अपने गुस्से को शांत करने की कोशिश कर रहा था। बार बार उसे मिस्टर मित्तल और सोम की बातें याद आ रही थी। मानव ने अपनी आंखें खोली और लिटिल अवनी को घूरने लगा। मानव की लाल आंखें देखकर उसकी नजरें अपने आप नीचे हो गई। यह देख मानव के चेहरे पर अपने आप ही स्माइल आ गई। उसने लिटिल अवनी को कमर से पकड़कर खुद से चिपका लिया। उसने लिटिल अवनी के गालों को सहलाते हुए उसे इंटेंस नजरों से देखते हुए धीरे से कहा, बेबी डर लग रहा है, बोलो। लिटिल अवनी हकलाते हुए बोली, नहीं। उसका जवाब सुनकर मानव के चेहरे पर जो स्माइल थी वो और बड़ी हो गई। लिटिल अवनी के शरीर को यहाँ वहाँ छूते हुए मानव आगे बोला, डर लगना भी नहीं चाहिए बेबी, मैं आपका हब्बी हूँ बेबी, आपको मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। डरने की जरूरत तो अब दुनिया वालों को है जो आपको मुझसे अलग करना चाहते हैं। लास्ट वाली लाइन कहते वक्त मानव के चेहरे पर अजीब सा गुस्सा और सनकपन था। मानव कुछ देर तक ऐसे ही भीगता रहा, फिर लिटिल अवनी को लेकर बाहर आ गया। जब वह दोनों नीचे गए तो नीरज जी ने मानव से गुस्से से पूछा, मानव ये सब क्या है? इतना कहकर उन्होंने लिटिल अवनी को देखा जो चुपचाप खड़ी थी। मानव ने अपना एक हाथ लिटिल अवनी के कमर में डाल दिया, फिर कठोर आवाज में बोला, क्या हुआ ससुर जी, आप इतना चिल्ला क्यों रहे हैं? नीरज जी अपनी आंख छोटी करके बोले, तुम इतने गुस्से में क्यों थे? क्या तुमने मेरी प्रिंसेस को डांटा? मानव बिना भाव से बोला, मैं किसी को कुछ बताना जरूरी नहीं समझता, वक्त आ गया है लोगों को उनकी जगह दिखाने का। इतना कहने के बाद उसने पूरे परिवार पर अपने एक तेज नजर डाली और एक्सप्रेसलेस भाव से बोला, मेरी एक बात कान खोल कर सुन लीजिए, मानव सिंह कब क्या करता है क्या नहीं, इससे किसी को कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। बेहतर होगा आप सब अपना काम करें और मेरे काम के बीच ना आए। आज से न तो मेरा आप सबसे कोई लेना देना है, ना आपका मुझसे। उसकी यह बात सुनकर सभी के ऊपर जैसे बिजली गिर गई। नीताजी ने कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोला ही था कि मानव ने अपना हाथ दिखाकर उन्हें रोक दिया और थोड़ा सर्द आवाज में उसने बोला, इस घर में मेरा रिश्ता सिर्फ एक ही इंसान से है और वो मिसेस अवनी मानव सिंह राजवंश है। कुणाल जो अभी अभी आया था उसने भी मानव की बात सुन ली थी। वो हैरान होकर बोला, मानव तुम क्या बोल रहे हो? मानव बोला, क्या आप सबको सुनने में भी दिक्कत हो रही है? मानव अकेला था और हमेशा रहेगा। ननीता जी के दिल में मानव की बात जैसे खंजर की तरह चुभ रही थी। वो रोते हुए बोली, बेटा तुम क्या बोल रहे हो? हम सब तुम्हारे परिवार है,
मानव अजीब तरह हंसते हुए बोला, आपका परिवार आपको ही मुबारक हो। इतना कहकर वो लिटिल अवनी को डाइनिंग टेबल की तरफ लेकर चला गया। नीरज जी ने भावहीन चेहरे से मानव को देखा। मानव की हरकतें उन्हें कई साल पुराने मानव की याद दिला रही थी, जो ऐसा ही था, जिसे किसी से मतलब नहीं था। नीरज जी कुणाल से बोले, मुझे जानना है मानव के साथ क्या हुआ है। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर मित्तल अपने बेटे को लेकर सिंह मेशन के बाहर खड़े थे। कंटिन्यू। वही सोम तो बस हवासी नजरों से लिटिल अवनी की बॉडी को घूर रहा था। वह मन में बोला, पता नहीं वह दिन कब आएगा जब मैं तुम्हें चखूंगा, जब तुम मेरी बाहों में मेरे बिस्तर पर होगी, वह भी बिना कपड़ों के। सोम अभी भी एक तक लिटिल अवनी को देख रहा था। यह बात मिस्टर मित्तल के साथ साथ नीताजी और सोना ने भी नोटिस की। सोना गुस्से से दोनों बाप बेटे की तरफ देखते हुए बोली, आप लोग कौन है और यहाँ क्या करने आए हैं? देखने से तो भिखारियों जैसी हालत है। देखिए, अगर आप भीख मांगने आए हैं तो हमारे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। कृपया कर यहाँ से चले जाए। खुद की बेइज्जती होते देख मिस्टर मित्तल गुस्से का घूंट पी गए और झूठी मुस्कान के साथ बोले, मैं यहाँ अपने दोस्त से मिलने आया हूँ। सोना उन्हें ऊपर से नीचे तक देखते हुए मुंह बनाकर बोली, अच्छा तो तुम उस झूठे बुढ़ाऊ के दोस्त हो। तुम्हें भी देख कर लग रहा है कि तुम भी उसके जैसे एक नंबर के घटिया हो। इतना कहकर सोना अंदर चली गई। उसके जाने के बाद मिस्टर मित्तल भी मिस्टर राजवंश के रूम की तरफ से चले गए। मिस्टर राजवंश अपने रूम में बैठे खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। वह खुश होकर बोले, मानव ने सिंह परिवार से रिश्ते खत्म कर दिए। इतना खुश हूं कि मैं बता नहीं सकता। वह मानव अकेले रहने लायक ही है। बस एक बार मैं मेरे मकसद में कामयाब हो जाऊं, उसके बाद मैं इसकी आखिरी खुशी, इसकी बीवी को भी उससे छीन लूंगा। इतना कहकर वो पागलों की तरह हंसने लगे। तभी मिस्टर मित्तल उनके रूम में आ गए और उन्हें इस तरह हंसते देखकर बोले, तुम इस तरह से हंस क्यों रहे हो? मिस्टर मित्तल की आवाज सुनकर मिस्टर राजवंश मुस्कुराकर बोले, तुम्हें यकीन नहीं होगा कि आज मैंने या देखा। मिस्टर मित्तल उनके पास आकर बोले, क्या देखा तुमने जो इतने खुश हो? मिस्टर राजवंश डेविल स्माइल करके बोले, मैंने देखा मानव आज नीरज से लड़ रहा था। उसने कहा कि उसका और सिंह परिवार का आज से कोई रिश्ता नहीं है। इतना कहकर वो मिस्टर मित्तल को देखने लगे, फिर आगे बोले, देखना बहुत जल्द मानव इन सब से दूर हो जाएगा, फिर मैं उसे अपनी मुट्ठी में कर लूंगा और उसकी प्रॉपर्टी पर राज करूंगा। मिस्टर राजवंश की बात सुनकर मिस्टर मित्तल की आंखों में चमक आ गई। वो बोले, भूलो मत, हमें सिर्फ प्रॉपर्टी ही नहीं मानव की जान भी चाहिए, वरना अगर उसे पता चल गया कि हमने ही उसके पापा और माँ को मारा है तो वो हमें छोड़ेगा नहीं। मिस्टर राजवंश के चेहरे पर जो हंसी थी वो अचानक गायब हो गई। वो थोड़े गुस्से से बोले, ऐसा कभी नहीं होगा, उसे ये सच्चाई कभी पता नहीं चलेगी, और अगर सच्चाई पता चल भी गई तो हम कुणाल के डैड पर सारा इल्जाम डाल देंगे। आखिर उन्होंने भी तो हमारा साथ दिया था। उनकी बात सुनकर मिस्टर मित्तल के चेहरे पर मुस्कान आ गई। मिस्टर राजवंश उन्हें देखकर सीरियस होकर बोले, अब तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए, वरना अगर किसी ने हमारी बातें सुन ली तो प्रॉब्लम हो जाएगी। मिस्टर मित्तल ने अपना सर हिलाया और वहाँ से चले गए। उनके जाने के बाद मिस्टर अंगद राजवंश डेविल स्माइल करके बोले, एक बार मेरा मकसद पूरा हो जाए फिर मैं तुम्हें भी रास्ते से हटा दूंगा। इतना कहकर वो वॉशरूम में चले गए। उनके जाते ही एक परछाई खिड़की के पास नजर आई। कुछ देर खड़े रहने के बाद वो परछाई वहाँ से चली गई। वही मानव, जो रूम में बैठकर लैपटॉप में कुछ कर रहा था, अचानक उसका फोन बजा। मानव ने कॉल रिसीव करके अपने कान पर लगाया। दूसरी तरफ से कुछ कहा गया, जिसे सुनकर मानव के चेहरे पर एक खतरनाक स्माइल आ गई। कुछ देर बात करने के बाद मानव ने फोन कट किया और अपनी आंखें बंद करके बिस्तर पर बैठ गया। कुछ देर बाद उसने आंखें खोली और अपने एक्सप्रेशन लेस चेहरे से एक तक सीलिंग को घूरने लगा। मानव मन में बोला, तो शिकारियों को लगता है कि उन्होंने शेर का शिकार कर लिया, पर शायद वो भूल गए हैं कि शेर का शिकार भले ही किया जा सकता है, पर डेविल मानव का नहीं। मानव धीरे धीरे मुस्कुराने लगा, पर अचानक ही मानव की आंखें छोटी हो गई। वो थोड़ा तेज आवाज में बोला, क्या आपका बाहर आने का इरादा नहीं है बेबी, या फिर आपको वॉशरूम का दरवाज़ा ज्यादा पसंद आ गया है? मानव की आवाज सुनकर लिटिल अवनी, जो वॉशरूम के दरवाजे के पास खड़ी होकर मानव को टुकुर टुकुर घूर रही थी, वो अपने होश में आई। लिटिल अवनी मन में बोली, मैंने तो आवाज भी नहीं किया, फिर हब्बी को कैसे पता कि मैं दरवाजे के पास खड़ी हूँ? जब मानव ने देखा वो अभी भी अपनी जगह पर खड़ी है, तो वो अपनी आंखें छोटी करके बोला, अपने इस मूंगफली जितने बड़े दिमाग पर जोर मत दो और आकर मुझे प्यार करो। लिटिल अवनी मानव की बात सुनकर अपनी आंखें फाड़े उसे देखने लगी, तो मानव इस बार सिडेक्टिव वॉइस में बोला, बेबी देखो मैं तड़प रहा हूँ तुम्हारे बिना, जल्दी आओ और मुझे प्यार करो, वरना मैं मर जाऊंगा। लिटिल अवनी को मानव के पास जाने में थोड़ा डर लग रहा था,
क्योंकि मानव थोड़ा अजीब बिहेव कर रहा था। लिटिल अवनी मानव को शक भरी नजरों से देखते हुए मन में बोली, कहीं हब्बी रेस्टोरेंट में चेंज तो नहीं हो गए थे? कहीं ये उनका कोई हमस्कर तो नहीं है? हाँ यही होगा, लगता है डैडी को बताना पड़ेगा। वही मानव बड़े ही यान से लिटिल अवनी के चेहरे को घूर रहा था। कंटिन्यू आखिर कौन थी वो काली परछाई? आखिर मानव क्यों कर रहा है इतना अजीब बिहेव? क्या लिटिल अवनी जान पाएगी? क्या मिस्टर मित्तल और मिस्टर राजवंश अपने प्लान में कामयाब हो पाएंगे? क्या सोम लिटिल अवनी को मजबूर कर देगा अपने पास आने के लिए, या उससे पहले ही मानव उसे खत्म कर देगा? जानने के लिए बने रहे। वही सोम तो बस हवासी नजरों से लिटिल अवनी की बॉडी को घूर रहा था। वह मन में बोला, पता नहीं वह दिन कब आएगा जब मैं तुम्हें चखूंगा, जब तुम मेरी बाहों में मेरे बिस्तर पर होगी, वह भी बिना कपड़ों के। सोम अभी भी एक तक लिटिल अवनी को देख रहा था। यह बात मिस्टर मित्तल के साथ साथ नीताजी और सोना ने भी नोटिस की। सोना गुस्से से दोनों बाप बेटे की तरफ देखते हुए बोली, आप लोग कौन है और यहाँ क्या करने आए हैं? देखने से तो भिखारियों जैसी हालत है। देखिए, अगर आप भीख मांगने आए हैं तो हमारे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। कृपया कर यहाँ से चले जाए। खुद की बेइज्जती होते देख मिस्टर मित्तल गुस्से का घूंट पी गए और झूठी मुस्कान के साथ बोले, मैं यहाँ अपने दोस्त से मिलने आया हूँ। सोना उन्हें ऊपर से नीचे तक देखते हुए मुंह बनाकर बोली, अच्छा तो तुम उस झूठे बुढ़ाऊ के दोस्त हो? तुम्हें भी देख कर लग रहा है कि तुम भी उसके जैसे एक नंबर के घटिया हो। इतना कहकर सोना अंदर चली गई। उसके जाने के बाद मिस्टर मित्तल भी मिस्टर राजवंश के रूम की तरफ से चले गए। मिस्टर राजवंश अपने रूम में बैठे खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। वह खुश होकर बोले, मानव ने सिंह परिवार से रिश्ते खत्म कर दिए। इतना खुश हूँ कि मैं बता नहीं सकता। वह मानव अकेले रहने लायक ही है। बस एक बार मैं मेरे मकसद में कामयाब हो जाऊँ, उसके बाद मैं इसकी आखिरी खुशी, इसकी बीवी को भी उससे छीन लूंगा। इतना कहकर वो पागलों की तरह हंसने लगे। तभी मिस्टर मित्तल उनके रूम में आ गए और उन्हें इस तरह हंसते देखकर बोले, तुम इस तरह से हंस क्यों रहे हो? मिस्टर मित्तल की आवाज सुनकर मिस्टर राजवंश मुस्कुरा कर बोले, तुम्हें यकीन नहीं होगा कि आज मैंने या देखा। मिस्टर मित्तल उनके पास आकर बोले, क्या देखा तुमने जो इतने खुश हो? मिस्टर राजवंश डेविल स्माइल करके बोले, मैंने देखा मानव आज नीरज से लड़ रहा था। उसने कहा कि उसका और सिंह परिवार का आज से कोई रिश्ता नहीं है। इतना कहकर वो मिस्टर मित्तल को देखने लगे, फिर आगे बोले, देखना बहुत जल्द मानव इन सब से दूर हो जाएगा, फिर मैं उसे अपनी मुट्ठी में कर लूंगा और उसकी प्रॉपर्टी पर राज करूंगा। मिस्टर राजवंश की बात सुनकर मिस्टर मित्तल की आंखों में चमक आ गई। वो बोले, भूलो मत, हमें सिर्फ प्रॉपर्टी ही नहीं मानव की जान भी चाहिए, वरना अगर उसे पता चल गया कि हमने ही उसके पापा और माँ को मारा है तो वो हमें छोड़ेगा नहीं। मिस्टर राजवंश के चेहरे पर जो हंसी थी वो अचानक गायब हो गई। वो थोड़े गुस्से से बोले, ऐसा कभी नहीं होगा, उसे ये सच्चाई कभी पता नहीं चलेगी, और अगर सच्चाई पता चल भी गई तो हम कुणाल के डैड पर सारा इल्जाम डाल देंगे। आखिर उन्होंने भी तो हमारा साथ दिया था। उनकी बात सुनकर मिस्टर मित्तल के चेहरे पर मुस्कान आ गई। मिस्टर राजवंश उन्हें देखकर सीरियस होकर बोले, अब तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए, वरना अगर किसी ने हमारी बातें सुन ली तो प्रॉब्लम हो जाएगी। मिस्टर मित्तल ने अपना सर हिलाया और वहाँ से चले गए। उनके जाने के बाद मिस्टर अंगद राजवंश डेविल स्माइल करके बोले, एक बार मेरा मकसद पूरा हो जाए फिर मैं तुम्हें भी रास्ते से हटा दूंगा। इतना कहकर वो वॉशरूम में चले गए। उनके जाते ही एक परछाई खिड़की के पास नजर आई। कुछ देर खड़े रहने के बाद वो परछाई वहाँ से चली गई। वही मानव जो रूम में बैठकर लैपटॉप में कुछ कर रहा था, अचानक उसका फोन बजा। मानव ने कॉल रिसीव करके अपने कान पर लगाया। दूसरी तरफ से कुछ कहा गया, जिसे सुनकर मानव के चेहरे पर एक खतरनाक स्माइल आ गई। कुछ देर बात करने के बाद मानव ने फोन कट किया और अपनी आंखें बंद करके बिस्तर पर बैठ गया। कुछ देर बाद उसने आंखें खोली और अपने एक्सप्रेशन लेस चेहरे से एक टक सीलिंग को घूरने लगा। मानव मन में बोला, तो शिकारियों को लगता है कि उन्होंने शेर का शिकार कर लिया, पर शायद वो भूल गए हैं कि शेर का शिकार भले ही किया जा सकता है, पर डेविल मानव का नहीं। मानव धीरे धीरे मुस्कुराने लगा, पर अचानक ही मानव की आंखें छोटी हो गई। वो थोड़ा तेज आवाज में बोला, क्या आपका बाहर आने का इरादा नहीं है बेबी, या फिर आपको वॉशरूम का दरवाज़ा ज़्यादा पसंद आ गया है? मानव की आवाज़ सुनकर लिटिल अवनी, जो वॉशरूम के दरवाजे के पास खड़ी होकर मानव को टुकुर टुकुर घूर रही थी, वो अपने होश में आई। लिटिल अवनी मन में बोली, मैंने तो आवाज़ भी नहीं किया, फिर हब्बी को कैसे पता कि मैं दरवाजे के पास खड़ी हूँ? जब मानव ने देखा वो अभी भी अपनी जगह पर खड़ी है, तो वो अपनी आंखें छोटी करके बोला, अपने इस मूंगफली जितने बड़े दिमाग पर जोर मत दो और आकर मुझे प्यार करो। लिटिल अवनी,
मानव की बात सुनकर अपनी आंखें फाड़े उसे देखने लगी तो मानव इस बार सिडेक्टिव वॉइस में बोला, बेबी देखो मैं तड़प रहा हूँ तुम्हारे बिना, जल्दी आओ और मुझे प्यार करो वरना मैं मर जाऊंगा। लिटिल अवनी को मानव के पास जाने में थोड़ा डर लग रहा था क्योंकि मानव थोड़ा अजीब बिहेव कर रहा था। लिटिल अवनी मानव को शक भरी नजरों से देखते हुए मन में बोली, कहीं हब्बी रेस्टोरेंट में चेंज तो नहीं हो गए थे, कहीं ये उनका कोई हमस्कर तो नहीं है। हाँ यही होगा, लगता है डैडी को बताना पड़ेगा। वही मानव बड़े ही यान से लिटिल अवनी के चेहरे को घूर रहा था। कंटिन्यू आखिर कौन थी वो काली परछाई, आखिर मानव क्यों कर रहा है इतना अजीब बिहेव। क्या लिटिल अवनी जान पाएगी? क्या मिस्टर मित्तल और मिस्टर राजवंश अपने प्लान में कामयाब हो पाएंगे? क्या सोम लिटिल अवनी को मजबूर कर देगा अपने पास आने के लिए या उससे पहले ही मानव उसे खत्म कर देगा? जानने के लिए बने रहे। मानव अपने एक हाथ को अपने सर पर रखकर लिटिल अवनी को अपनी इंटरेस्ट नजरों से देख रहा था। वही लिटिल अवनी के दिमाग में तो कुछ और ही खिचड़ी पक रही थी। उसने घूर के मानव को देखा और धीरे धीरे दरवाजे की तरफ खिसकने लगी। यह देख मानव की आंखें छोटी हो गई। वह बुरी तरह लिटिल अवनी को घूरने लगा। लिटिल अवनी ने एक नज़र दरवाजे को देखा, फिर एक नज़र मानव को, फिर वो एकदम से दरवाजे की तरफ भागी। इससे पहले वह बाहर निकल पाती, दो मजबूत हाथों ने उसे पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। लिटिल अवनी का सर सीधा मानव के सीने में लड़ गया। मानव उसे अपनी तरफ घुमाते हुए बोला, कहाँ जाने की प्लानिंग हो रही? लिटिल अवनी उसे देखकर अपने दांत दिखाने लगी, फिर मानव के सीने पर अपने गाल रगड़ते हुए बोली, कुछ भी तो नहीं हब्बी, मैं तो बस डैडी के पास जा रही थी। उसकी बात सुनकर मानव का चेहरा एक्सप्रेशन लेस हो गया। उसने मना करते हुए कहा, नहीं तुम किसी से मिलने नहीं जाओगी। लिटिल अवनी भी उसी टोन में बोली, मैं जाऊंगी, मैं भी देखती हूँ कौन मुझे रोकता है। उसने खुद को मानव से छुड़वाया और बाहर की तरफ भागने लगी। मानव ने झट से उसे गोद में उठा लिया और लाकर बेड पर लिटाया। लिटिल अवनी मुंह बनाकर बोली, बाहर जाना है हब्बी? तब भी मानव भी उसकी नकल उतार कर बोला, बाहर जाना है हब्बी? तभी इतना कहने के बाद मानव उसके पेट को सहलाने लगा और किस करके बोला, बेबी बहुत जल्द हमारा भी एक परिवार होगा, मेरे पास भी एक प्यारा सा बेबी होगा। लिटिल अवनी उठते हुए मानव से बोली, अच्छा और कहाँ है आप बेबी? मुझे तो कहीं नहीं दिख रहा। मानव ने अपना सर न में हिलाया और लिटिल अवनी का सर थपथपाते हुए बोला, सो जाओ। लिटिल अवनी कसम साते हुए बोली, हब्बी आप मुझे कितना सुलाएंगे? हर वक्त तो मैं सोती रहती हूँ और अभी तो रात भी नहीं हुई। लिटिल अवनी के कहते ही मानव को भी ध्यान आया कि अभी तो दिन है। मानव ने इधर उधर देखते हुए कहा, बेबी तो क्या हुआ, सो जाओ, जब डिनर बनेगा मैं आपको जगह दूंगा। ओके। लिटिल अवनी मानव को मारते हुए बोली, नहीं नहीं, आप लिटिल अवनी को आलसी बना रहे हैं, लगता है डैडी को बताना पड़ेगा। मानव चिढ़ते हुए बोला, अरे क्या हर बात डैडी को बताना जरूरी है? बोलो। लिटिल अवनी मुंह फुलाकर बोली, हाँ जरूरी है, क्योंकि वो सुपर डैडी है। मानव ने कुछ देर उसे घूर के देखा, फिर उसे जबरदस्ती सुलाते हुए बोला, सो जाओ वरना मेरा बच्चा भी आपकी तरह तूफानी हो जाएगा। मानव की ये बात सुनकर लिटिल अवनी तकिया उठाकर मानव को मारने लगी। मानव बचते हुए बोला, अरे नहीं बेबी रुको, मैं बस मजाक कर रहा था। लिटिल अवनी गुस्से से लेते हुए बोली, देखना मैं बेबी को बिगाड़ दूंगी, उसे आलसी भूखखर बना दूंगी। मानव धीरे से बोला, हाँ अपनी तरह। लिटिल अवनी उसे घूरते हुए बोली, आपने क्या बोला? इतना कहने के बाद उसने मानव को बेड से नीचे गिर दिया और पूरे बेड पर फैल कर लेते हुए बोली, आप नीचे सो। लिटिल अवनी अकेले बेड पर सोएगी हुई है, इतना कहकर वो सो गई। मानव नीचे बैठा उसे देखता रह गया। वही दूसरी तरफ वीर, जिम्मी और विक्की मिस्टर मित्तल का पीछा कर रहे थे। मौका मिलते ही उन्होंने मिस्टर मित्तल को किडनैप कर लिया। उन तीनों ने उन्हें खूब टॉर्चर किया और उनसे मानव के मॉम डैड के कातिलों के बारे में पूछा। वीर अपने हाथ में बड़ा सा खंजर लेके बोला, आप हमें बता दीजिए किस किस ने मारा उन्हें? मिस्टर मित्तल, जिनकी हालत बहुत खराब हो गई थी, उनके सर, पैर और हाथ से लगातार खून निकल रहा था। वो हकलाते हुए बोले, मुझे नहीं पता। वीर ने उन पर रहम नहीं खाया और अपने हाथ में पकड़े खंजर से उनकी उंगली काट दी। वीर के ऐसा करते ही मिस्टर मित्तल की चीख पूरे कमरे में गूंज उठी। वीर चिल्लाते हुए बोला, अगर आपने सच नहीं बताया तो आप और आपका बेटा सोम दोनों मारे जाओगे। मिस्टर मित्तल उसकी धमकी सुनकर डर गए और उन्होंने सब बता दिया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे सोम को कुछ भी हो। सच चाई जानने के बाद वीर, विक्की और जिम्मी ने मिस्टर मित्तल के भेजे में सारी की सारी गोलियां उतार दी और उन्हें मार दिया। वीर वहां से जाते हुए जिम्मी से बोला, बॉस को इन्फॉर्म कर दो मिस्टर मित्तल नहीं रहे और अब हमें उस अंगद और सोम को भी जिंदा रखने की जरूरत नहीं है।
तब तक मैं कुछ अधूरे काम पूरे करके आता हूँ। वीर के जाने के बाद जिम्मी और विक्की सिंह मेशन के लिए निकल गए। वहीं नीरज जी इस वक्त अपने रूम में खिड़की के सामने खड़े थे। वो डेविल स्माइल करके बाहर की तरफ देखते हुए बोले, वक्त आ गया है दुश्मनों को खत्म करने का और उन्हें उनकी औकात दिखाने का। वहीं मिस्टर राजवंश बार बार कुणाल के डैड को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो उन्हें कांटेक्ट नहीं कर पा रहे थे। मिस्टर राजवंश घबराते हुए बोले, वो फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा, कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया। इतना कहने के बाद वो खिड़की के पास जाके खड़े हो गए और बाहर देखते हुए बोले, आज तक उसे किसी ने नहीं देखा सिवाय कुछ लोगों के। जो भी हो मुझे उसे कांटेक्ट करके यहाँ बुलाना ही होगा, क्योंकि हमें कल ही अपने प्लान को अंजाम देना है। वही परी और कायरा उन किडनैपर्स को ढूंढते ढूंढते उनके अड्डे पर आ गए। वहां हर तरफ काले कपड़े पहने लोग गन लेकर खड़े थे, ताकि कोई भी बाहर वाला अंदर ना जा पाए। वो एक खंडर जैसा घर था जो शहर से थोड़ा दूर था। कायरा अपनी टीम से बोली, धीरे धीरे आगे बढ़ो, कुछ भी करके हमें आज उन्हें पकड़ना है। परी अनुराग से बोली, तुम पीछे से जाओ, मैं सामने से जाऊंगी। इतना कहकर परी अपनी गन लेकर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। कायरा छत से अंदर जाने वाली थी और अनुराग पीछे से। वही खंडहर के अंदर राजू लैपटॉप में कुछ करते हुए बोला, सभी लोग अलर्ट रहो, कोई अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है। उसकी बात सुनकर उनका बॉस जो अंधेरे में बैठा था वो खतरनाक तरीके से बोला, सभी लोग सीक्रेट दरवाजे से निकलो और यहाँ बॉम्ब लगा दो, जैसे ही वो लोग आए ब्लास्ट कर दो। इतना कर वो मुस्कुराने लगा। वही मानव अभी भी नीचे बैठा लिटिल अवनी को घूर रहा था। वो धीरे से बोला, डैडी की बिगड़ेल परी हु है कंटिन्यू।